नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक जैसी अलग अलग तरह की कहानियां मिलेंगी जो आपको एक जादुई और रोमांचक सफ़र पर ले जाएंगी। तो आइए इस अद्भुत सफ़र में आगे बढ़ते हैं। अध्याय 51। कोच लियू गुसु शहर में विशेष रूप से नाश्ते और सुबह की चाय के लिए एक जगह है, और यह गुसु शहर में सबसे अच्छी सुबह की चाय की दुकान भी है। बेशक गुसु शहर में सबसे अच्छी जगह होने के कारण कीमतें स्वाभाविक रूप से डराने वाली हैं। एक साधारण व्यक्ति का मासिक वेतन सिर्फ एक नाश्ते पर खर्च किया जा सकता है। परिवार प्रमुख हो, आपका आरक्षित स्थान वहां है, मैं आपको वहां ले चलूंगा। जैसे ही ध्रुव मल्होत्रा और अन्य लोग प्रांगण में दाखिल हुए, तुरंत ही कोई आगे आकर उन्हें रास्ता दिखाने लगा। सब के मार्गदर्शन में उन्होंने परिवार प्रमुख हो द्वारा आरक्षित स्थान पर अपनी सीटें लीं। क्या दिव्य डॉक्टर ये के लिए कोई आहार प्रतिबंध है? कोई नहीं, बस वही ऑर्डर करो जो तुम्हें सबसे अच्छा लगे। ये सुनकर परिवार के मुखिया हु ने मेनू की ओर देखा तक नहीं और केवल व्यंजनों के नाम गिनना शुरू कर दिया, जो स्पष्ट रूप से गुसु सिटी कोर्टयार्ड के नियमित व्यंजन थे। दिव्य डॉक्टर, ये शर्मा परिवार और हेगेमोन हॉल के लोग एक साथ आए हैं, और चूंकि आपके लोगों ने झाओ चांगमिंग और हेगेमोन हॉल के लोगों को घायल कर दिया है, मुझे डर है कि यह मामला अच्छा नहीं होगा। वह झाओ चांगमिंग शर्मा परिवार के वर्तमान मुखिया का छोटा भाई है, जिसके पास काफी शक्ति और प्रभाव है। और हेगेमोन हॉल का वह लियू, अफवाह है कि वह ग्रेट ग्रैंड मास्टर के दायरे में लगभग आधा कदम आगे बढ़ चुका है। परिवार के मुखिया हु ने चिंतित भाव से ध्रुव मल्होत्रा से बात की। आजकल शर्मा परिवार और हेगेमोन हॉल की नज़र में हु परिवार संभवतः ध्रुव मल्होत्रा के समान ही स्थिति में है। जब वे ध्रुव मल्होत्रा के खिलाफ कदम उठाएंगे तो निश्चित रूप से वे हु परिवार के खिलाफ भी कदम उठाएंगे। हालांकि परिवार का मुखिया हु शर्मा परिवार से नहीं डरता, फिर भी उसे हेगेमोन हॉल से डरना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में हेगेमोन हॉल जियांगनान में अग्रणी मार्शल आर्ट बल बन गया है, जिसके कार्यकर्ता हर शहर में मौजूद हैं। और प्रत्येक शहर में हेगेमोन हॉल का प्रतिनिधि अनिवार्य रूप से एक ग्रैंड मास्टर स्तर का शक्तिशाली व्यक्ति होता है। यही कारण है कि हेगेमोन हॉल एक सैन्य बल के रूप में जियांगन के कई प्रमुख परिवारों और कुलों को गुप्त रूप से नियंत्रित करने में सक्षम रहा है। हेगेमोन हॉल बहुत शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली कि यह जियांगन में इन कुलों और परिवारों को प्रतिरोध करने की इच्छाशक्ति के बिना छोड़ देता है। परिवार के मुखिया हु को अपने दिल में पता था कि अगर ध्रुव मल्होत्रा हेगेमोन हॉल के लिए उपयुक्त नहीं था, तो हु परिवार एक दुखद बर्बादी का सामना कर सकता है। हाल के वर्षों में कई परिवारों ने अपने कार्यों से यह साबित कर दिया है कि जियांगन में हेगेमोन हॉल का विरोध करने का मतलब निश्चित मृत्यु है। क्या परिवार के मुखिया हु डर गए हैं? ध्रुव मल्होत्रा ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर परिवार के मुखिया हु ने धीरे से आह भरी और असहाय होकर कहा, यदि दिव्य डॉक्टर ये हस्तक्षेप नहीं करते तो ये बूढ़ा आदमी बहुत पहले ही मर चुका होता। बूढ़ा आदमी, जाहिर है, शर्मा परिवार और हेगेमोन हॉल से बदला लेने से नहीं डरता, ये जहर से मरने से भी बेहतर हो सकता है। लेकिन हु परिवार में दर्जनों लोग मेरी देखरेख में हैं, इसलिए यह बूढ़ा आदमी चिंतित है। ध्रुव मल्होत्रा ने उसे गौर से देखा और बीच में टोकते हुए कहा, चिंता मत करो, ये तो हेगेमोन हॉल की ही एक शाखा है, उनसे क्यों डरना? ये सुनकर परिवार के मुखिया हु ने और कुछ नहीं कहा। परिणाम चाहे जो भी हो, हु परिवार अब ध्रुव मल्होत्रा के भाग्य से बंधा हुआ था। भले ही वह इस समय ध्रुव मल्होत्रा से दूरी बनाना चाहता हो, लेकिन शर्मा परिवार और हेगेमोन हॉल के लोग उसे ऐसा करने नहीं देंगे। खुद ही आत्मसमर्पण करने के बजाय वह ये देखना चाहेंगे कि ध्रुव मल्होत्रा अपनी चिकित्सा कौशल की तरह कोई चमत्कार कर सकते हैं या नहीं। ये बात पता चलने पर परिवार के मुखिया हु ने ध्रुव मल्होत्रा और अन्य लोगों को नाश्ता शुरू करने के लिए बुलाया। इससे पहले कि समूह काफी देर तक खाना खा पाता, एक लंबा व्यक्ति प्रवेश द्वार से अंदर आया। उसकी पैनी निगाहें आंगन में मौजूद सभी लोगों पर घूमी और अंततः परिवार के मुखिया हु पर टिक गईं, और वह तेजी से आगे बढ़ गया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपने लिए एक कुर्सी खींची और ध्रुव मल्होत्रा की मेज पर बैठ गए। कोच लियू, आप यहाँ कैसे आए? ये देखकर कि वह कौन था, परिवार के मुखिया हु के चेहरे के हाव भाव एकदम बदल गए, उनकी आवाज थोड़ी कांपने लगी। कोच लियू ने उसकी ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, परिवार प्रमुख हो, आप बहुत साहसी हैं, आप उस व्यक्ति के इतने करीब होने का साहस कर रहे हैं जिसने मेरे शिष्य को घायल कर दिया। परिवार के मुखिया हु का शरीर कांप उठा, उसके होंठ कांपने लगे, लेकिन अंततः वह और कुछ नहीं कह सका। तो आप बाटा हॉल गुसु शाखा के कोच हैं? ध्रुव मल्होत्रा ने उसकी ओर देखा, एक रोटी मुंह में ठूंस ली और मुस्कुराते हुए पूछा। कोच लियू की भौहें तन गईं और उनकी भेड़िए जैसी बाघ जैसी निगाह ध्रुव मल्होत्रा पर टिक गई। लगता है तुम ही वो दिव्य डॉक्टर ध्रुव मल्होत्रा हो। चूंकि आप मुझसे मिलना नहीं चाहते थे, इसलिए मुझे आपसे मिलने के लिए व्यक्तिगत रूप से आना पड़ा। चूंकि आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ, इसलिए मैं बकवास नहीं करूंगा।
ध्रुव मल्होत्रा ने अपनी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठाईं और उदासीनता से कहा, मुझे आश्चर्य है कि कोच लियू के पास मेरे लिए क्या सलाह है। आपने शर्मा परिवार के झाओ किंग्युन को विकलांग बना दिया और झाओ चांगमिंग को घायल कर दिया। शर्मा परिवार इसके लिए स्पष्टीकरण चाहता है। साथ ही मुझे अपने शिष्य के घायल होने के लिए भी स्पष्टीकरण चाहिए। कोच लियू की नज़र ध्रुव मल्होत्रा पर से हटी नहीं और उन्होंने आगे कहा, परिवार के मुखिया झाओ ने कहा है कि यदि आपके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है तो वह झाओ किंग्युन और झाओ चांगमिंग का बदला लेने के लिए जिनलिंग के वर्मा परिवार में सभी को खत्म करने के लिए किसी को भेज देंगे। आपको शर्मा परिवार की ताकत का पता होना चाहिए। जिनलिंग में दूसरे दर्जे के परिवार को खत्म करना उनके लिए एक आसान काम है। ये सुनकर ध्रुव मल्होत्रा के बगल में बैठी रोशनी वर्मा की आंखें चिंता से भर आईं। वह अब नाश्ते पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही थी। यद्यपि वर्मा परिवार के सदस्य उसकी परवाह नहीं करते थे, लेकिन एकमात्र व्यक्ति जो उसके प्रति दयालु था, ओल्ड मास्टर वर्मा, वह भी वर्मा परिवार का हिस्सा थे। क्या आपकी बात खत्म हो गई? क्या औषधि देवता संप्रदाय या अन्य परिवार प्रमुखों ने आपको कुछ नहीं बताया? ध्रुव मल्होत्रा ने रोशनी वर्मा की पीठ थपथपाई और फिर कोच लियू से कहा। ये सुनकर कोच लियू चौंक गए और आश्चर्य से पूछा, आपको कैसे पता चला कि उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई थीं? हे, चिकित्सा के देवता तथाकथित चिकित्सा शास्त्र चाहते हैं और वे परिवार के मुखिया चाहते हैं कि मैं उन्हें बचाऊं। ध्रुव मल्होत्रा ने हल्की हंसी के साथ कहा, फिर आगे कहा, चिकित्सा शास्त्रों और उनके जीवन की खातिर वे मुझे शर्मा परिवार के हाथों में पड़ते हुए कैसे देख सकते थे? कोच लियू ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने चतुर होगे। बुरी बात यह है कि तुम जो काम करते हो वह मूर्खतापूर्ण है। उन्होंने मुझसे कहा, जब तक आप चिकित्सा शास्त्रों को त्यागने और परिवार के मुखियाओं को बचाने के लिए तैयार हैं, वे शर्मा परिवार से आपकी ओर से विनती करने को तैयार हैं। भले ही आप मर जाएं, पर वर्मा परिवार निश्चित रूप से सुरक्षित रहेगा। ये सुनते ही विक्रम सिंह के चेहरे पर उदासी छा गई। रोशनी वर्मा ने हिम्मत जुटाते हुए कोच लियू को घूरते हुए गुस्से से कहा, ध्रुव मल्होत्रा ने उन्हें सिर्फ चोट पहुंचाई है और वे इसका बदला पूरे वर्मा परिवार और ध्रुव मल्होत्रा की जान से चाहते हैं। क्या तुम्हारी नज़रों में तुम्हारी जिंदगी इतनी छोटी है? कोच लियू ने रोशनी वर्मा की ओर देखा और एक भयावह मुस्कान के साथ कहा, छोटी लड़की, क्या तुम सोचती हो कि जीवन अनमोल है? क्या आप वर्मा परिवार से हैं? अच्छा, आपने हमारी शर्तें भी सुन ली हैं। बस अपने आदमी को हमारी शर्तें मानने दीजिए और वर्मा परिवार को खत्म होने से बचा लीजिए। रोशनी वर्मा गुस्से से कांप उठी। ध्रुव मल्होत्रा ने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई, जबकि उनके दूसरे हाथ ने कोच लियू को पास आने का इशारा किया। कोच लियू ने यह सोचकर विराम लिया कि ध्रुव मल्होत्रा की हरकत का उद्देश्य उसे करीब लाना था, ताकि संभवतः उसके लिए दया की भीख मांगना आसान हो जाए। जैसे ही कोच लियू ध्रुव मल्होत्रा के करीब आए, ध्रुव मल्होत्रा ने अचानक अपना हाथ कोच लियू के सिर पर रख दिया। टकराना। ध्रुव मल्होत्रा ने कोच लियू का सिर मेज पर पटक दिया और संगमरमर की मेज में तुरंत कई दरारें आ गईं। अध्याय 52। कोच लियू की घबराहट। फिर भी जिस स्थान पर प्रशिक्षक लियू ने संगमरमर की मेज पर प्रहार किया, वहां तुरंत खून बहने लगा। ध्रुव मल्होत्रा ने उसे जाने दिया और विक्रम सिंह को छोड़कर हर कोई इस कार्रवाई से हैरान रह गया। सौभाग्यवश वे कोने में थे और किसी को पता नहीं चला कि यहाँ क्या हुआ था। रोशनी वर्मा ने चिंता से ध्रुव मल्होत्रा की ओर देखा और ध्रुव मल्होत्रा ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, वह सिर्फ कचरा है, कोई गंभीर बात नहीं है। मेरे यहाँ रहते हुए क्या शर्मा परिवार सचमुच सोचता है कि वे वर्मा परिवार को छू सकते हैं? सिर चकराने के साथ प्रशिक्षक लियू को आखिरकार होश आया और वे अविश्वास से ध्रुव मल्होत्रा को देखने लगे। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उस प्रहार में निहित अपार शक्ति को केवल प्रशिक्षक लियू ही समझ सकते थे। संगमरमर से बनी और लगभग 40 से 50 सेंटीमीटर मोटी यह मेज अब दरारों से भरी हुई थी और प्रशिक्षक लियू, जो स्वयं एक ग्रैंड मास्टर थे, तुरंत घायल हो गए। यदि उसमें पर्याप्त शक्ति न होती तो उसी क्षण मेज के साथ उसका सिर भी टूट जाता। प्रशिक्षक लियू को सबसे अधिक भय इस बात से हुआ कि मेज पर रखे कपों से एक भी बर्तन या एक भी बूंद नहीं गिरी थी। इससे ये संकेत मिलता है कि ध्रुव मल्होत्रा का अपनी शक्ति पर नियंत्रण अविश्वसनीय रूप से भयावह स्तर तक पहुंच गया था, यहाँ तक कि वह अपनी ग्रैंड मास्टर स्तर की शक्ति के साथ भी यह हासिल नहीं कर सके। मैं अंधा था जो यहाँ एक वरिष्ठ को नहीं पहचान पाया। ध्रुव मल्होत्रा की अपनी ओर उदासीन निगाह देखकर प्रशिक्षक लियू कांप उठे और धीमी आवाज में बोले। ध्रुव मल्होत्रा के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई और उन्होंने धीरे से कहा, मुझ पर चिल्लाना एक बात है, लेकिन एक काम जो आपको नहीं करना चाहिए था, वह था मेरी मंगेतर को धमकाना। हाँ, मैं उस युवती से तुरंत माफी मांग लूंगा। प्रशिक्षक लियू ने ध्रुव मल्होत्रा की इच्छा के विरुद्ध जाने की हिम्मत नहीं की और तुरंत पश्चाताप से भरे चेहरे के साथ रोशनी वर्मा की ओर मुड़े और कहा, मैंने उस युवती को डरा दिया। ये सब मेरी अशिष्टता थी। मुझे उम्मीद है कि आप इसे दिल पर नहीं लेंगी। रोशनी वर्मा भी प्रशिक्षक लियू के अचानक बदले रवैये से चौंक गईं। बताओ, क्या अरविंद तिवारी अभी भी बड़ा हॉल के बॉस हैं?
ध्रुव मल्होत्रा ने प्रशिक्षक लियू की ओर देखा और पूछा। प्रशिक्षक लियू ने तुरंत सिर हिलाया, सम्मानपूर्वक कहा, हाँ वरिष्ठ, हॉल मास्टर लिन अभी भी हमारे बाडा हॉल के प्रमुख हैं। साम्राज्य के माध्यम से जुड़े रहें। यह सुनकर ध्रुव मल्होत्रा की भौहें चढ़ गईं। उनके पास खड़े विक्रम सिंह ने सीधे कहा, यह अरविंद तिवारी सोचता है कि वह इस क्षेत्र पर सिर्फ इसलिए हावी हो सकता है क्योंकि वह ग्रेट ग्रैंड मास्टर बन गया है। प्रशिक्षक लियू का शरीर कांपने लगा, उन्हें बोलने का साहस नहीं हुआ। ठीक है, चले जाओ, और अगली बार जब तुम किसी के कहने पर काम करो तो अपनी आंखें चौड़ी करके देखो कि क्या वह ऐसा व्यक्ति है जिसे तुम भड़का सकते हो। ध्रुव मल्होत्रा ने हाथ हिलाकर उदासीनता से कहा। प्रशिक्षक लियू ने कुछ देर रुकने का साहस नहीं किया और तुरंत उठकर जाने लगे। यदि विक्रम सिंह को मेज पर रखे नाश्ते के गंदे होने की चिंता न होती तो वह बहुत पहले ही कार्रवाई कर चुके होते। परिवार का मुखिया हु अपने चॉपस्टिक को कांपते हाथों से पकड़े हुए ये दृश्य देख रहा था। उसका दिल डर से धड़क रहा था। प्रशिक्षक लियू के रवैये से उन्हें एक बात समझ में आ गई। इस बार हु परिवार ने एक सच्चे शक्तिशाली व्यक्ति का समर्थन किया था। सूजो प्रांगण के बाहर प्रशिक्षक लियू ने एक हाथ से अपना सिर ढक लिया। उनकी अंगुलियों के बीच से लगातार खून बह रहा था। प्रशिक्षक, आपको क्या हुआ? प्रांगण के बाहर खड़े दो लोग तुरंत आगे आए। प्रशिक्षक लियू ने उनकी ओर देखा और उदासीनता से कहा, मैंने कहा कि मैं गिर गया, क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? दोनों व्यक्ति चौंक गए, फिर एक दूसरे की ओर देखने लगे। दोनों को एक दूसरे की आंखों में उलझन नजर आई। अरे यार, मैं एक ग्रैंड मास्टर हूँ और बेशक किसी ने मुझे हरा दिया, जिससे मेरा ये हाल हुआ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ध्रुव मल्होत्रा इतना शक्तिशाली होगा। प्रशिक्षक लियू ने उन्हें घूरते हुए गुस्से से कहा। ये सुनकर उनमें से एक ने तुरंत कहा, गुरुजी, आप भी ध्रुव मल्होत्रा का मुकाबला नहीं कर सकते। बकवास, वरना मैंने उसे बहुत पहले ही मार दिया होता। क्या मैं तब भी घायल होता? प्रशिक्षक लियू का चेहरा क्रोध से भरा हुआ था और फिर उन्होंने अशुभ रूप से कहा, यदि आप में से कोई भी आज के मामले के बारे में बोलने की हिम्मत करता है तो मुझे निर्दयी होने का दोष न दें। उनमें से एक ने तुरंत सिर हिला दिया और कुछ न बोलने का वादा किया। लेकिन एक अन्य ने चिंतित भाव से कहा, प्रशिक्षक, क्या होगा यदि ध्रुव मल्होत्रा ने आप पर फिर से हमला किया? आपकी सुरक्षा के लिए प्रशिक्षक, क्यों न हम मुख्य हॉल में इसकी सूचना दें और वहां से किसी पावर हाउस को इसकी देखभाल करने के लिए कहें। थप्पड़, एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजी। वक्ता ने अपना चेहरा ढक लिया और भयभीत होकर प्रशिक्षक लियू की ओर देखने लगा। प्रशिक्षक लियू ने अपना हाथ वापस खींच लिया और ठंडे स्वर में कहा, मैं फिर से कहूंगा, अगर किसी और को आज की घटना के बारे में पता चला तो आप दोनों को परिणाम पता है। इतना कहकर प्रशिक्षक लियू कार में बैठ गए। यदि उसकी खुद की चोट की खबर मुख्य हॉल तक पहुंच गई तो वह एक ग्रैंड मास्टर फिर कभी दक्षिणी नदी क्षेत्र या बाडाओ हॉल में कैसे शामिल हो सकेगा? दोनों ने देर न करते हुए जल्दी से कार में बैठकर चले गए। प्रशिक्षक लियू के जाने के तुरंत बाद ध्रुव मल्होत्रा और उनके साथियों ने अपना नाश्ता समाप्त कर लिया। दिव्य डॉक्टर, ये क्या आज के लिए आपकी कोई योजना है? परिवार के मुखिया हु ने उत्सुकता से चाटुकारिता भरे अंदाज में पूछा। उनके हाव भाव देखकर ध्रुव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। फिर उसने पूछा, यहाँ से कौन अधिक निकट है, औषधिदेव संप्रदाय या शर्मा परिवार? शर्मा परिवार, यहाँ से शर्मा परिवार तक केवल 10 मिनट का रास्ता है। बिना सोचे समझे परिवार के मुखिया हु ने तुरंत जवाब दिया। ध्रुव मल्होत्रा ने सिर हिलाया, तो फिर चलो शर्मा परिवार के पास। ये सुनकर परिवार के मुखिया हु की हृदय गति तेज हो गई। क्या दिव्य डॉक्टर ये अब शर्मा परिवार को परेशान करने के लिए जा रहे थे? अच्छा, शर्मा परिवार और बड़ाओ हॉल के लोग अभी अभी आए थे और दिव्य डॉक्टर ये अब बदला लेने की योजना बना रहे थे। और अधिक देरी करने का साहस न करते हुए परिवार के मुखिया हु ने ध्रुव मल्होत्रा और अन्य लोगों को शर्मा परिवार के पास ले गए। अब तक परिवार के मुखिया हु को इस बात पर कोई संदेह नहीं रह गया था कि ध्रुव मल्होत्रा शर्मा परिवार को संभाल पाएंगे या नहीं। क्या आपने नहीं देखा कि कैसे बड़ाओ हॉल के प्रशिक्षक लियू ने ध्रुव मल्होत्रा से पिटने के बाद एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की और अपमानित होकर चले गए? यद्यपि शर्मा परिवार कमजोर नहीं था, लेकिन उनकी ताकत उसके अपने हु परिवार के समान ही थी। वे ध्रुव मल्होत्रा जैसे शक्तिशाली व्यक्ति का सामना कैसे कर सकते थे? ये सोचकर कि ध्रुव मल्होत्रा के हाथों शर्मा परिवार का सर्वनाश हो सकता है, परिवार के मुखिया हु के वृद्ध चेहरे पर मुस्कान आ गई। 10 मिनट के बाद वाहन एक बड़े प्रांगण के प्रवेश द्वार पर रुका। गेट पर एक पट्टिका लटकी हुई थी जिस पर लिखा था, शर्मा परिवार। जैसे ही ध्रुव मल्होत्रा और उनके साथी कार से बाहर निकले और उन्होंने ये शब्द देखे, ध्रुव मल्होत्रा ने हंसते हुए कहा, इस शर्मा परिवार में वाकई स्टाइल है। उनके बगल में खड़े विक्रम सिंह ने मुस्कुराकर अपनी उंगली आगे बढ़ा दी। उनकी उंगली से एक जोरदार ऊर्जा निकली जिससे शर्मा परिवार लिखी पट्टिका 2 टुकड़ों में टूट गई। पट्टिका जमीन पर गिरी जिससे एक धीमी सी आवाज आई जो उसके काफी वजन का संकेत था। ध्रुव मल्होत्रा ने इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा।
चूंकि शर्मा परिवार ने वर्मा परिवार का उपयोग करके उन्हें धमकाने का साहस किया था, इसलिए उन्हें सभी परिणामों के लिए तैयार रहना था। उनके कदम उठाने का इंतजार करने के बजाय ये बेहतर था कि इस अवसर का लाभ उठाया जाए और शर्मा परिवार को एक ही झटके में खत्म कर दिया जाए। शर्मा परिवार के साथ इतनी गुस्ताखी करने की हिम्मत कौन कर सकता है। शर्मा परिवार के द्वार खुले और 6 मार्शल आर्टिस्ट की वेशभूषा में बाहर निकले, जिनमें से प्रत्येक एक निपुण मार्शल आर्टिस्ट की आभा बिखेर रहा था। ध्रुव मल्होत्रा के बोलने का इंतजार किए बिना ही विक्रम सिंह आगे बढ़ गए। अध्याय 53 ग्रैंड मास्टर क्षेत्र का शिखर 6 ब्राइट एनर्जी मार्शल आर्टिस्ट की तो बात ही छोड़िए, 6 ग्रैंड मास्टर भी विक्रम सिंह को नहीं रोक पाएंगे। आपका रोमांच साम्राज्य में जारी है। विक्रम सिंह भीड़ों के झुंड में घुसने वाले एक खूंखार बाघ की तरह था। उसकी एक हरकत भी भीड़ों के झुंड को भारी नुकसान पहुंचा सकती थी। सबसे अच्छी स्थिति में गंभीर चोटें और सबसे बुरी स्थिति में मृत्यु। पलक झपकते ही 6 ब्राइट एनर्जी मार्शल आर्टिस्ट, जो शर्मा परिवार के रक्षक के रूप में काम करते थे, जमीन पर बिखर गए। विक्रम सिंह नहीं चाहता था कि रोशनी वर्मा को खूनी दृश्य देखने को मिले, इसलिए उसने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई। अन्यथा अपनी शक्ति से वह अपनी आंतरिक ऊर्जा को जारी करके 6 ब्राइट एनर्जी मार्शल आर्टिस्ट को तुरंत खूनी धुंध में बदल सकता था। चल दर, ध्रुव मल्होत्रा ने बात की और हु के परिवार के मुखिया, जो ड्राइवर थे, ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत कार स्टार्ट की और झाओ निवास में चले गए। विक्रम सिंह कार में नहीं बैठे, बल्कि आराम से वाहन के साथ साथ चलते रहे। जब कार रुकी तो विक्रम सिंह ध्रुव मल्होत्रा के लिए कार का दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा। अभी कार में मेरा इंतजार करो। ध्रुव मल्होत्रा ने अपने पास बैठी रोशनी वर्मा से कहा। शर्मा परिवार के मामले निपटाने के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। हालांकि रोशनी वर्मा के स्वास्थ्य में पहले की तुलना में काफी सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी अगर उन्हें कोई झटका लगता है तो उनकी बीमारी फिर से भड़क सकती है। रोशनी वर्मा की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ध्रुव मल्होत्रा ने उसे कार में इंतजार करने को कहा। ऐसा लग रहा था कि रोशनी वर्मा जानती थी कि ध्रुव मल्होत्रा शर्मा परिवार में क्यों आया है और उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। लेकिन जब उसने ध्रुव मल्होत्रा की आंखों में भाव देखा तो वह कुछ भी कहने में असमर्थ रही। ध्रुव मल्होत्रा ने कार का दरवाजा बंद किया और कार से बाहर निकले हु के परिवार के मुखिया से कहा, उसे सुरक्षित रखें। हाँ दिव्य डॉक्टर, ये हु परिवार के मुखिया ने स्वाभाविक रूप से मना नहीं किया और तुरंत जवाब दिया। एक अन्य रोल्स रॉयस कार से प्रशिक्षण पोशाक पहने 4 लोग भी तुरंत बाहर निकले और रोशनी वर्मा की कार के चारों ओर पहरेदारों की तरह खड़े हो गए। ये चारों लोग हु के अंगरक्षकों के परिवार के मुखिया थे और उनकी ताकत भी ब्राइट एनर्जी स्तर पर थी। हु और झाओ दोनों परिवारों को अपनी काफी संपत्ति के बावजूद डार्क एनर्जी के स्तर से ऊपर किसी भी मार्शल आर्टिस्ट को अपनी सेवा के लिए नियुक्त करना बहुत मुश्किल लगा। ऐसे धनी परिवारों में डार्क एनर्जी के स्तर के मार्शल आर्टिस्टों को आमतौर पर अतिथि बुजुर्ग माना जाता था। जब तक परिवार को किसी बड़ी आपदा का सामना नहीं करना पड़ता, डार्क एनर्जी के स्तर पर ये मार्शल आर्टिस्ट आसानी से कोई कदम नहीं उठाते। हु परिवार का मुखिया भी कार में नहीं बैठा, बल्कि उन 4 गार्डों की तरह वाहन के पास चुपचाप खड़ा रहा। ध्रुव मल्होत्रा और विक्रम सिंह को कार की खिड़की से बाहर गायब होते देख रोशनी वर्मा की आंखों में निराशा की झलक दिखाई दी। यदि उसकी स्वास्थ्य स्थिति खराब न होती तो ध्रुव मल्होत्रा शायद उसे कार में अकेले नहीं रहने देते। जब ध्रुव मल्होत्रा और विक्रम सिंह शर्मा परिवार के मुख्य हॉल में दाखिल हुए तो हॉल पहले से ही शर्मा परिवार के सदस्यों से भरा हुआ था। सफेद बाल और दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी मुख्य कुर्सी पर बैठा था। उसकी उदासीन निगाहें ध्रुव मल्होत्रा और विक्रम सिंह को हॉल में जाते हुए देख रही थीं। वहां उपस्थित अधिकांश लोग साधारण थे, लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति के पीछे खड़े 4 मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों में अंतिम चरण की डार्क एनर्जी की आभा झलक रही थी। उनमें से एक की आभा भी लगभग डार्क एनर्जी के शिखर पर थी और थोड़े समय में वह डार्क एनर्जी के शिखर तक पहुंचने में सक्षम हो जाएगा। 4 अंतिम चरण के डार्क एनर्जी मार्शल आर्टिस्ट इतनी ताकत के साथ शर्मा परिवार को गुस्सू शहर में सबसे मजबूत माना जा सकता है। ये सोचना अजीब है कि उस जैसे परिवार में केवल 2 डार्क एनर्जी मार्शल आर्टिस्ट थे, एक अंतिम चरण में और दूसरा मध्य चरण में। हालांकि ध्रुव मल्होत्रा और विक्रम सिंह के लिए डार्क एनर्जी के मार्शल आर्टिस्ट ब्राइट एनर्जी के मार्शल आर्टिस्ट से ज्यादा अलग नहीं थे। दोनों को नंगे हाथों से कुचलना उतना ही आसान था। क्या आप ध्रुव मल्होत्रा हैं? बूढ़े आदमी की नज़र चील की तरह तेज ध्रुव मल्होत्रा पर जमी हुई थी और वह ठंडे स्वर में पूछ रहा था। ध्रुव मल्होत्रा ने बिना किसी इनकार के सिर हिलाकर यह बात स्वीकार की। आप जिनलिंग शहर में क्यों नहीं रह रहे हैं और इसके बजाय बिना बुलाए मेरे गुस्सू शहर, मेरे झाओ निवास पर आ रहे हैं? मुझे स्पष्टीकरण दो, नहीं तो तुम गुस्सू शहर नहीं छोड़ोगे। बूढ़े आदमी की आंखें धुंधली थी, उसके शब्दों में हत्या करने की गहरी मंशा थी। ये सुनकर ध्रुव मल्होत्रा हल्के से हंसे और बोले, कोई जरूरी बात नहीं है, मैं तो बस शर्मा परिवार के मुखिया से एक सवाल पूछने आया था। बोलना। परिवार के मुखिया का माथा फड़क उठा और उसके मुंह से एक शब्द निकला, अगर एक दिन मैं जियानगंज छोड़ दूं तो मुझे आश्चर्य है कि परिवार का मुखिया जिनलिंग के वर्मा परिवार के साथ कैसा व्यवहार करेगा।
ध्रुव मल्होत्रा ने उदासीनता से पूछा। ये सुनकर परिवार के मुखिया का चेहरा काला पड़ गया, उसकी आंखों में हत्या की नीयत भर गई। अगर तुम अभी भी जियांगन में होते तो भी मैं वर्मा परिवार को नहीं छोड़ता। शुरू में वर्मा परिवार के साथ मेरी कोई गहरी दुश्मनी नहीं थी, मैं तो बस उनकी संपत्ति चाहता था, मेरा उन्हें नष्ट करने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन तुमने मेरे शर्मा परिवार को बार बार भड़काया है, यहाँ तक कि मेरे सबसे छोटे बेटे को भी बुरी तरह घायल कर दिया है, उसके अंगों को अपन बना दिया है। ये नफरत और द्वेष केवल तुम्हारे और जिनलिंग के वर्मा परिवार के खून से ही शांत हो सकता है। जैसे ही उसके शब्द निकले, परिवार के मुखिया ने अपने पीछे खड़े 4 अंधकार में ऊर्जा मार्शल कलाकारों की ओर हाथ हिलाया। तुरंत ही चारों मार्शल आर्टिस्ट हरकत में आ गए, जैसे शार्क को खून की गंध आ गई हो, और वे ध्रुव मल्होत्रा और विक्रम सिंह की ओर झपटे। ध्रुव मल्होत्रा ने भौहें चढ़ाईं, यह उत्तर निश्चित रूप से सीधा था। विक्रम सिंह। जैसे ही उसने ये कहा, विक्रम सिंह ने हमला रोक दिया, चारों डार्क एनर्जी मार्शल आर्टिस्टों को पछाड़ दिया और खुद उनके सामने खड़ा हो गया। मालिक पर हमला करने की हिम्मत है मात्र अंधेरे ऊर्जा मार्शल कलाकारों, विक्रम सिंह ने ठंडे स्वर में कहा। फिर उसने एक को गर्दन से पकड़ लिया और लापरवाही से घुमाते हुए दरार हड्डी टूटने की एक तेज और कर्कश आवाज गूंजी और विक्रम सिंह की पकड़ में आया मार्शल आर्टिस्ट निढाल होकर जमीन की ओर गिर पड़ा। अंधेरे ऊर्जा के अंतिम चरण में एक मार्शल कलाकार, जिसे गुसु शहर के प्रमुख परिवारों द्वारा रक्षक माना जाता था, विक्रम सिंह के हाथों इस तरह मर गया। ये दृश्य देखकर अन्य तीनों के चेहरे पीले पड़ गए और वे पीछे की ओर भागने लगे। जब उन्होंने विक्रम सिंह को देखा तो उनकी आंखें भय से भर गईं। आपने कार्रवाई करना चुना और अब आप भागने की सोच रहे हैं, विक्रम सिंह ने घृणापूर्वक उपहास किया। वह एक भूत की तरह तीव्र था तथा तुरंत ही दूसरे के सामने प्रकट हो जाता था। टकराना। एक भूसा डार्क एनर्जी मार्शल आर्टिस्ट के पेट में लगा, जिससे वह तोप के गोले की तरह कुर्सी पर बैठे शर्मा परिवार के मुखिया की ओर उड़ गया। परिवार प्रमुख, सावधान रहें। परिवार के मुखिया के पास खड़े एक मिंग ऊर्जा मार्शल कलाकार ने रंग बदल लिया और उड़ते हुए मार्शल कलाकार को रोकने के लिए अपने शरीर का उपयोग करने की तैयारी करने लगा। रास्ते से अलग हटें, मुझे आपकी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। फिर भी परिवार के मुखिया ने उसके नेक इरादे वाले कार्य की पूरी तरह से उपेक्षा की और उसे धक्का देकर एक तरफ धकेल दिया। परिवार के मुखिया का मुरझाया हुआ और दुबला शरीर उस क्षण एक परिवर्तन से गुजरता हुआ प्रतीत हुआ। उसके भीतर से एक ग्रैंड मास्टर स्तर की आभा फूट पड़ी और उससे टकराने वाला डार्क एनर्जी मार्शल आर्टिस्ट तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गया और जमीन पर बिखरा हुआ मांस और खून में बदल गया। ग्रैंड मास्टर दायरे का शिखर, कितना दिलचस्प। ये देखकर ध्रुव मल्होत्रा धीरे से अपने आप से बुदबुदाया। इतने कम समय में ही विक्रम सिंह ने अन्य 2 डार्क एनर्जी मार्शल आर्टिस्टों का ध्यान रख लिया तथा अपनी पैनी नज़र सीधे परिवार के मुखिया पर जमा दी। अच्छा, बहुत अच्छा। क्या आप सोचते हैं कि सिर्फ इसलिए कि आप ग्रैंड मास्टर हैं आप शर्मा परिवार के साथ घूम सकते हैं? परिवार के मुखिया ने विक्रम सिंह को घूरते हुए दांत पीसते हुए फुफकार मारी। यद्यपि 4 डार्क एनर्जी मार्शल आर्टिस्ट परिवार के मुखिया के लिए कोई महत्वपूर्ण चिंता का विषय नहीं थे, लेकिन विक्रम सिंह की हरकतें निस्संदेह शर्मा परिवार के चेहरे पर गंदगी रगड़ रही थीं। अध्याय 54 कार्यक्रम में प्रदर्शन करना। साम्राज्य पर कहानियां पढ़ना जारी रखें। ध्रुव मल्होत्रा ने परिवार के मुखिया झाओ की ओर देखा और उदासीनता से कहा, ग्रैंड मास्टर दायरे का शिखर हालांकि कुछ हद तक आश्चर्यजनक था, लेकिन विक्रम सिंह का ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। ये सुनकर परिवार के मुखिया झाओ के मुंह पर एक क्रूर मुस्कान फैल गई और उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मेरे शर्मा परिवार की ताकत ऐसी चीज नहीं है जिसे आप समझ सकें। आज तुमने मेरे शर्मा परिवार के 4 डार्क एनर्जी मार्शल आर्टिस्टों को मार डाला और एक दिन मैं जिनलिंग वर्मा परिवार के 10-20 सदस्यों को मार डालूंगा। खून का बदला खून। आज तुम इस बूढ़े आदमी के साथ ही रहोगे। यदि उसके शरीर के भीतर गो कीटों को उत्तेजित करने के लिए समय की आवश्यकता न होती तो वह असहाय होकर विक्रम सिंह द्वारा शर्मा परिवार के 4 डार्क एनर्जी मार्शल आर्टिस्टों की हत्या को नहीं देखता। पुरानी नफरतों के साथ नई नफरतें भी जुड़ गईं, केवल मौत ही उन्हें शांत कर सकती है। उसी समय ध्रुव मल्होत्रा भी विक्रम सिंह को संदेश भेज रहा था, इस बूढ़े के शरीर में गो कीटों की सांस है, उसकी ग्रैंडमास्टर दायरे की ताकत शायद गो कीटों से संबंधित है। उसे मत मारो, ऐसा दिखावा करो कि वह तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है और बाद में मुझे ले जाओ। उसका इस्तेमाल चुड़ैल कबीले को बाहर निकालने के लिए करो। ध्रुव मल्होत्रा की बातें सुनकर विक्रम सिंह को तुरंत समझ आ गया। तभी परिवार के मुखिया झाओ की मुट्ठी विक्रम सिंह के चेहरे तक पहुंच चुकी थी। टकराना। विक्रम सिंह ने हमले को रोकने के लिए तुरंत अपना हाथ उठाया और जिस क्षण दोनों मुट्ठियां टकराईं, ऊर्जा की एक लहर फूट पड़ी जिससे आसपास के शर्मा परिवार के सदस्य अस्त व्यस्त होकर जमीन पर गिर पड़े। वे सभी मार्शल आर्ट की साधना से रहित साधारण लोग थे। वे 2 ग्रैंड मास्टरों के बीच संघर्ष के परिणाम को कैसे झेल सकते थे? ध्रुव मल्होत्रा के निर्देशों को पूरा करने के लिए विक्रम सिंह ने जानबूझकर दिवंगत ग्रैंड मास्टर दायरे में अपनी शक्ति को दबा दिया।
एक बार की बातचीत के बाद विक्रम सिंह और परिवार के मुखिया झाओ तुरंत अलग हो गए। दिवंगत ग्रैंड मास्टर रियल्म, तुम जवान हो लेकिन तुम्हारी ताकत कम नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि बाह हॉल ने तुम पर इनाम रखा है। परिवार के मुखिया झाओ ने विक्रम सिंह को घूरते हुए कहा। फिर उसने कहा, तुमने मेरे शर्मा परिवार के 4 डार्क एनर्जी मार्शल आर्टिस्टों को मार डाला। क्या तुम अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए शर्मा परिवार में शामिल हो सकते हो? मैं अब ग्रैंड मास्टर दायरे के शिखर पर हूँ। यदि आप शर्मा परिवार में शामिल होने के इच्छुक हैं तो मैं आपको बता सकता हूं कि ग्रैंड मास्टर दायरे के शिखर पर कैसे प्रवेश किया जाए। यदि स्वर्गीय ग्रैंड मास्टर दायरे के किसी मार्शल कलाकार ने परिवार के मुखिया झाओ से ये शब्द सुने तो वे शर्मा परिवार में शामिल होने का विकल्प चुन सकते हैं। ग्रैंड मास्टर दायरे के बाद हर छोटी सफलता स्वर्ग तक पहुंचने के समान ही कठिन है। यदि ग्रैंड मास्टर दायरे के शिखर पर एक शक्तिशाली योद्धा दिवंगत ग्रैंड मास्टर दायरे के एक मार्शल कलाकार के साथ अपनी सफलता की अंतर्दृष्टि को साझा करने के लिए तैयार है तो उस मार्शल कलाकार के पास ग्रैंड मास्टर दायरे के शिखर तक तेजी से आगे बढ़ने का एक बड़ा मौका है। लेकिन विक्रम सिंह केवल ग्रैंड मास्टर क्षेत्र के ही व्यक्ति नहीं थे, वे एक महान ग्रैंड मास्टर थे। शर्मा परिवार इस लायक नहीं है कि मैं उसमें शामिल हो जाऊं, विक्रम सिंह ने ठंडे स्वर में कहा और फिर परिवार के मुखिया झाओ पर हमला करने की पहल की। उसी समय शर्मा परिवार के आंगन से कार स्टार्ट होने की आवाज आई। परिवार के मुखिया हु पहले ही रोशनी वर्मा को कार में लेकर निकल चुके थे। कार स्टार्ट होने की आवाज सुनकर ध्रुव मल्होत्रा के मुंह पर हल्की सी मुस्कान आ गई। फैमिली हेड हु के इस समय चले जाने का कारण ये था कि उन्होंने फैमिली हेड हु को संदेश भेजा था कि वे रोशनी वर्मा को लेकर तुरंत चले जाएं, ताकि वह और विक्रम सिंह जो अभिनय करने वाले थे उसमें बाधा न आए। यदि तुम मरना चाहते हो तो ये बूढ़ा आदमी तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। परिवार के मुखिया झाओ की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उनकी आंतरिक ऊर्जा विस्फोटक रूप से फूट पड़ी। सभी ने तुरंत अपनी सांस रोक ली, जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं हुई। जब दो ग्रैंड मास्टर आपस में भिड़े तो 10 मीटर दूर खड़े लोगों को भी भारी खतरा महसूस हुआ। टकराना। दर्शकों की नजरों में विक्रम सिंह, जिसने परिवार के मुखिया झाओ पर हमला करने की पहल की थी, अचानक पीछे की ओर उड़ गया। उसी समय उसके मुंह के कोने पर खून का निशान था। मास्टर, चलो। विक्रम सिंह जैसे ही जमीन पर उतरे तुरंत उछल पड़े और ध्रुव मल्होत्रा के पास आ गए। उन्होंने ध्रुव मल्होत्रा को उठाया, अपने पैरों को थोड़ा मोड़ा और तोप के गोले की तरह झाओ निवास से बाहर निकल गए। परिवार के मुखिया झाओ ने उसका पीछा करना चाहा, लेकिन अचानक उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसके मुंह के कोने से ताज़ा खून की एक बूंद बहने लगी। धत्तेरी की। उसने अपने मुंह के कोने से ताज़ा खून पोंछा और कुर्सी पर वापस बैठ गया। उसका रंग तेजी से सफ़ेद होता जा रहा था। ये गू कीटों की प्रतिक्रिया थी। यद्यपि उसके अंदर के गोकीटों ने उसे सर्वोच्च स्तर पर ग्रैंड मास्टर की शक्ति प्रदान की, लेकिन ये केवल अस्थायी था। जब समय आएगा तो गोकीटों की ओर से प्रतिकूल प्रतिक्रिया होगी। सौभाग्य से उस आदमी को पता था कि वह मुझसे मुकाबला नहीं कर सकता और समय रहते वापस चला गया, अन्यथा मेरे शर्मा परिवार को आज बहुत बड़ी आपदा का सामना करना पड़ता। हमें उस कार्य को शीघ्रता से पूरा करना होगा जो प्रभु ने हमें दिया है। शर्मा परिवार के मुखिया ने शर्मा परिवार के सदस्यों को धक्का देकर दूर कर दिया, जो आगे आकर उनसे बात करना चाहते थे, और धीमी आवाज में खुद से कुछ बुदबुदाते रहे। मोआट के पास हु परिवार के विला में ध्रुव मल्होत्रा और अन्य लोग एक साथ इकट्ठे हुए थे। मैं पहले अपने कमरे में जा रहा हूँ, रोशनी वर्मा ने खड़े होते हुए ध्रुव मल्होत्रा से कहा। वह जानती थी कि ध्रुव मल्होत्रा और अन्य लोगों के पास अभी भी चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण मामले हैं, इसलिए वह चतुराई से उठकर चली गई। ये सुनकर ध्रुव मल्होत्रा ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, आप पहले वापस जाकर आराम कर लीजिए, जब खाने का समय होगा तो मैं आपको फोन कर दूंगा। ठीक है, रोशनी वर्मा ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और अपने कमरे में वापस चली गईं। ध्रुव मल्होत्रा और परिवार के मुखिया हु आमने सामने बैठे थे, जबकि विक्रम सिंह एक मेहनती और जिम्मेदार अंगरक्षक की तरह ध्रुव मल्होत्रा के पास पहरा दे रहे थे। परिवार प्रमुख हु शर्मा परिवार प्रमुख ने बहुत गहराई से छुपाया है। दिव्य डॉक्टर, ये ऐसा क्यों कहेंगे? परिवार के मुखिया हु ने गंभीर भाव से पूछा। उन्होंने ध्रुव मल्होत्रा की ताकत देखी थी। यहाँ तक कि बाटा हॉल के हेड कोच लियू भी ध्रुव मल्होत्रा का विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, जो कम से कम ग्रैंड मास्टर स्तर की ताकत तो रखते ही थे। लेकिन इसके बावजूद ध्रुव मल्होत्रा और विक्रम सिंह शर्मा परिवार से हार गए। उसने सोचा था कि उसका हु परिवार ताकत में शर्मा परिवार से ज्यादा अलग नहीं है, लेकिन अब परिवार के मुखिया हु को एहसास हुआ कि वह जरूरत से ज्यादा आशावादी था। हे, वह शर्मा परिवार का मुखिया तो शीर्ष स्तर का ग्रैंड मास्टर निकला, ध्रुव मल्होत्रा ने हंसते हुए कहा। उन्होंने परिवार के मुखिया हु को यह नहीं बताया कि उनकी और विक्रम सिंह की हार एक दिखावा थी, क्योंकि जादू टोना और भूविष से संबंधित मामलों को यथासंभव कम लोगों तक ही सीमित रखना बेहतर होता है। हमें इस बारे में क्या करना चाहिए?
मुझे अभी खबर मिली है कि शर्मा परिवार ने जनता के सामने घोषणा की है कि उनके पास परिवार के मुखियाओं के शरीर से गू विष को निकालने का एक तरीका है। उसी समय अब से 3 दिन बाद शर्मा परिवार के मुखिया का 80वां जन्मदिन होगा और वे गुसु शहर के सभी कुलीन लोगों के लिए एक भोज का आयोजन करेंगे, जहां वे गू विष को ठीक करने की विधि की घोषणा करेंगे। परिवार के मुखिया हु के चेहरे पर परेशानी के भाव थे जब वह गंभीरता से बोल रहे थे। ये सुनकर ध्रुव मल्होत्रा की भौहें चढ़ गईं। क्या शर्मा परिवार का समय आ गया था, या वे आज विक्रम सिंह की शक्ति से भयभीत हो गए थे और जल्दी ही सब कुछ समेटने के लिए तैयार थे, या फिर शर्मा परिवार के पीछे छिपे जादू टोने वाले संप्रदाय ने अपना कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। उस समय ध्रुव मल्होत्रा के मन में कई विचार कौंधे। दिव्य डॉक्टर, ये क्या हमें फिर भी इस भोज में शामिल होना चाहिए? अगर शर्मा परिवार का मुखिया ग्रैंड मास्टर स्तर के शिखर पर है तो क्या वहां जाना हमारे लिए निश्चित मौत नहीं होगी? परिवार के मुखिया हु ने अपनी आवाज में स्पष्ट भय के साथ पूछा। वह ध्रुव मल्होत्रा को अपनी जान बचाने के लिए दिए गए ऋण का बदला चुकाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार था, लेकिन भोज में शामिल होना उसके लिए मौत को आमंत्रित करने के समान था और वह इस तरह बेवजह मरना नहीं चाहता था। ध्रुव मल्होत्रा ने उसकी ओर देखा और कहा, जाओ, बेशक, हम चलते हैं। चूंकि शर्मा परिवार अपना जाल बंद करने की तैयारी कर रहा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से हमें जाकर देखना होगा कि वे किस तरह की तरकीबें निकाल सकते हैं। ये सुनकर परिवार के मुखिया हु का दिल बैठ गया, लेकिन उन्होंने और अधिक रोकने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उसने एक मुस्कान का संकेत दिया और हंसते हुए कहा, ठीक है, तो मैं दिव्य डॉक्टर ये के साथ अपनी जान जोखिम में डाल दूंगा। अध्याय 55 शाही राजधानी लोगों को भेजती है। भी अचानक घर के बाहर से हु परिवार के मुखिया के अंगरक्षक की आवाज आई। ये सुनकर हु परिवार के मुखिया की भौहें उठ गईं, लेकिन उन्होंने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि ध्रुव मल्होत्रा की ओर देखा। ध्रुव मल्होत्रा ने सिर हिलाकर कहा, उन्हें अंदर आने दो। ध्रुव मल्होत्रा की स्वीकृति देखकर हु परिवार के मुखिया ने बाहर खड़े अंगरक्षकों से कहा, मेडिसिन गॉड संप्रदाय के ये लोग संभवतः अपने तथाकथित चिकित्सा सिद्धांत के लिए यहाँ हैं। मेडिसिन गॉड संप्रदाय के बहुत बड़े संबंध हैं और गुसु में यह शाखा दक्षिणी प्रभागों में से एक है, यहाँ तक कि शाही राजधानी में एक मुख्यालय भी है। दिव्य डॉक्टर ये को उनके साथ व्यवहार में सावधान रहना चाहिए। हु परिवार के मुखिया ने चिंता से ध्रुव मल्होत्रा को देखते हुए कहा। ध्रुव मल्होत्रा ने बस मुस्कुराकर सिर हिला दिया। औषधि देवता की विरासत प्राप्त करने का अर्थ था कि उसने औषधि देवता से औषधि देवता संप्रदाय को अपने अधीन कर लिया था। चाहे वह डिवीजन हो या मुख्यालय, क्या वे सभी मेरे अधीनस्थ नहीं हैं? ये देखकर कि ध्रुव मल्होत्रा घबराया नहीं, वो परिवार के मुखिया को भी कुछ राहत महसूस हुई। यद्यपि औषधि देव संप्रदाय अत्यंत विशाल था और इसके संबंध अत्यंत जटिल थे, सौभाग्य से जियांगन के दक्षिणी प्रभाग में ग्रैंड मास्टर स्तर का कोई विशेषज्ञ नहीं था। तो अब मेडिसिन गॉड संप्रदाय के लोगों के आने के बावजूद हु परिवार के मुखिया को ज्यादा चिंता नहीं थी। थोड़ी देर बाद 2 युवक विला में आए। ध्रुव मल्होत्रा कौन है? उनमें से एक ने हु निवास के अंदर मौजूद 3 लोगों की ओर देखते हुए पूछा। ध्रुव मल्होत्रा ने उसकी ओर देखा और उदासीनता से कहा, मैं ध्रुव मल्होत्रा हूँ। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? अरे, तुम ध्रुव मल्होत्रा हो। ये सुनकर युवक हल्के से हंसा और फिर बोला, तुम्हारी हिम्मत है कि हमारे मेडिसिन गॉड संप्रदाय के चिकित्सा सिद्धांत को चुरा लो, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे अधीन एक ग्रैंड मास्टर स्तर का विशेषज्ञ है। हम अपने संप्रदाय के नेता के आदेश से आपको औषधि देवता संप्रदाय की चिकित्सा संहिता वापस करने की सूचना देने के लिए यहाँ आए हैं। चिकित्सा कैनन का मामला मेडिसिन गॉड संप्रदाय के मुख्यालय को सूचित कर दिया गया है और मुख्यालय ने पहले ही एक प्रबंधक को भेज दिया है जो गुसु शहर के रास्ते पर है। ये सुनकर ध्रुव मल्होत्रा या विक्रम सिंह के बोलने से पहले ही हु परिवार के मुखिया सबसे पहले उत्तेजित हो गए। वह अचानक उठ खड़ा हुआ, उसकी आंखें वर्षों के बोझ से भरी हुई थी। वह औषधि देवता संप्रदाय के 2 युवकों को गौर से देख रहा था। दिव्य डॉक्टर ही की चिकित्सा कौशल ईश्वरीय है, वह आपके चिकित्सा देव संप्रदाय के चिकित्सा सिद्धांत को कैसे चुरा सकता है? ये वही वान किंग है जो लाभ को देखते हुए लालची हो गया, कुछ मनगढ़ंत आरोप गढ़कर दिव्य डॉक्टर ये को भूविष के उपचार की विधि छोड़ने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहा है। द्वेष के कारण कोई भी आरोप लगाया जा सकता है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मेडिसिन गॉड संप्रदाय को दुनिया भर में चिकित्सकों की पवित्र भूमि के रूप में जाना जाता है, फिर भी तुम ऐसे घृणित कृत्यों पर उतर आए हो। परिवार के मुखिया ने ध्रुव मल्होत्रा के पक्ष में बोलते हुए कहा। उनका चेहरा लाल हो गया। हो परिवार के मुखिया की प्रतिक्रिया देखकर ध्रुव मल्होत्रा भी अचंभित रह गया, क्योंकि उसे स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं थी कि बुरा व्यक्ति उसके लिए मेडिसिन गॉड संप्रदाय के लोगों से इतने खुले तौर पर भिड़ जाएगा। ये सोचना कि हु परिवार का मुखिया अभी अभी औषधि देवता संप्रदाय की शक्ति और अपनी आशंकाओं के बारे में बात कर रहा था। हे परिवार के मुखिया हो, कृपया अपनी जगह याद रखें।
हमारे औषधि देव संप्रदाय के मुख्यालय द्वारा भेजे गए प्रबंधक ने कहा कि उसने ध्रुव मल्होत्रा को हमारे संप्रदाय के नेता के गुरु के स्थान पर आपके गुविश का इलाज करने के लिए एक्यूपंक्चर विधि का उपयोग करते देखा था। ये हमारे औषधि देवता संप्रदाय की एक गुप्त तकनीक है जिसे बाहरी लोगों को नहीं बताया जाता। वह ऐसी एक्यूपंक्चर विधि को कैसे जान सकता था अगर उसने इसे औषधि देवता संप्रदाय के चिकित्सा सिद्धांत से चुराया न होता। औषधि देवता संप्रदाय के शिष्य ने ठंडे स्वर में उपहास किया तथा परिवार के मुखिया हु की ओर तिरस्कारपूर्वक देखा, जबकि वह उदासीनता से बोल रहा था। औषधि देवता संप्रदाय के एक शिष्य के रूप में गुस्सू शहर में एक परिवार का मुखिया मात्र उनके ध्यान के योग्य नहीं था। अहंकार। विक्रम सिंह, जो काफी देर से चुप था, अचानक चिल्ला उठा। हत्या की मंशा का एक भयानक आभामंडल तुरंत दोनों शिष्यों पर छा गया। अपने चारों ओर हत्या का खतरा महसूस करते हुए दोनों शिष्य कांप उठे। उनकी आंखें भय से भर गईं। वे केवल चिकित्सक थे, कोई मार्शल आर्ट विशेषज्ञ नहीं। यदि तुमने हम पर हाथ डालने की हिम्मत की तो जब औषधि देव संप्रदाय के मुख्यालय से प्रबंधक आएगा तो तुम में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा, एक शिष्य ने डर के मारे धमकी दी। ध्रुव मल्होत्रा ने विक्रम सिंह की ओर देखा, जिसने तुरंत अपनी हत्या की मंशा वापस ले ली। इसके बाद उन्होंने औषधि देव संप्रदाय के दो शिष्यों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, कौन सा प्रबंधक आ रहा है? यह हम नहीं जानते। शायद विक्रम सिंह से भयभीत होकर उनमें से एक ने अधिक सहयोग करना शुरू कर दिया। ध्रुव मल्होत्रा ने हाथ हिलाते हुए कहा, आप जा सकते हैं, मैं आपके लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाऊंगा। जब वह प्रबंधक आएगा, यदि वह मेरे पास मौजूद चिकित्सा ग्रंथों को लेना चाहेगा तो वह स्वयं आकर मुझसे मिल ले। ऐसा कहने के बाद दोनों शिष्यों ने और अधिक रुकने का साहस नहीं किया और बिना पीछे देखे ही विला से बाहर भाग गए। औषधि देवता संप्रदाय के अन्य लोगों को शायद ध्रुव मल्होत्रा की औषधि देवता के शिष्य के रूप में स्थिति के बारे में पता न हो, लेकिन संप्रदाय की शक्ति के शिखर पर बैठे 6 प्रबंधकों को निश्चित रूप से पता था। साम्राज्य पर विशेष कहानियां खोजें और उनमें से कुछ ने ध्रुव मल्होत्रा से मुलाकात भी की थी। यदि आने वाला व्यक्ति ध्रुव मल्होत्रा से मिलने वाले प्रबंधकों में से एक था तो चीजें दिलचस्प होने वाली थीं। मेडिसिन गॉड संप्रदाय के शिष्यों के चले जाने के बाद ध्रुव मल्होत्रा ने कुछ देर सोचा और फिर परिवार प्रमुख हु की ओर मुड़े और कहा, परिवार प्रमुख हु, मुझे अगले कुछ दिनों में शर्मा परिवार पर कड़ी नजर रखने के लिए आपकी आवश्यकता होगी। ठीक है, मैं समझ गया, परिवार के मुखिया हु ने जवाब दिया। दिन जल्दी ही बीत गया और जब रोशनी वर्मा जागी तो शाम हो चुकी थी। परिवार के मुखिया हु ने किसी को गुस्सू सिटी के विशेष व्यंजन लाने के लिए कहा और ध्रुव मल्होत्रा और अन्य लोगों ने विला में भोजन का आनंद लिया। महाराज, कोई आया है, विक्रम सिंह धीरे से बोला। ध्रुव मल्होत्रा के बगल में बैठी रोशनी वर्मा ने यह सुना और वह उठ खड़ी हुई, ध्रुव मल्होत्रा से बात की और फिर अपने कमरे में लौट गईं। वह समझती थी कि अपनी शारीरिक स्थिति के कारण वह ध्रुव मल्होत्रा के व्यवसाय में विलंब कर सकती थी, इसलिए जब भी उसके पास कोई महत्वपूर्ण काम होता तो वह वहां से जाने की पहल करती। मेडिसिन गॉड सेक्ट के लोग और उन परिवारों के मुखिया। ध्रुव मल्होत्रा की नज़र विला के बाहर की ओर चली गई। उनकी पैनी निगाहें दीवारों को भेदती हुई बाहर की स्थिति को देख रही थीं। ये सुनकर विक्रम सिंह को कोई संदेह नहीं हुआ, उनके स्वामी की लगभग दिव्य शक्ति के कारण विला के बाहर देखना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। ध्रुव मल्होत्रा, इस बुजुर्ग के लिए यहाँ से निकलो। विला के बाहर से एक गर्व भरी आवाज आई। यह कोई और नहीं बल्कि मेडिसिन गॉड संप्रदाय की जियानगंज शाखा के तीसरे बुजुर्ग विक्रांत भारद्वाज थे। संप्रदाय के नेता वान किंगहे के समर्थन से विक्रांत भारद्वाज इतना अहंकारी हो गया था कि उसकी पूंछ आसमान तक पहुंच गई थी। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि आज मेडिसिन गॉड संप्रदाय के शाही मुख्यालय से एक प्रबंधक गुस्सू शहर में आने वाला था, जिससे विक्रांत भारद्वाज का आत्मविश्वास और भी अधिक बढ़ गया। इस दुष्ट प्राणी की हिम्मत कैसे हुई मेरे स्वामी पर इस तरह चिल्लाने की? हे प्रभु, मुझे जाने दो और उसे मार डालो। विक्रम सिंह की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और वह ठंडे स्वर में बोलने लगा। ध्रुव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, वह तो बस एक उछल कूद करने वाला जोकर है, उसके स्तर तक क्यों गिरना? आओ बाहर चलें और देखें कि यह समूह वास्तव में क्या चाहता है। विक्रम सिंह ध्रुव मल्होत्रा का पीछा करते हुए विला से बाहर निकल गए। उस समय विला के बाहर कई लग्जरी कारें खड़ी थीं और असाधारण आचरण वाले, लेकिन पीले और कमजोर चेहरों वाले कई लोग भीड़ के सामने खड़े थे, जो स्पष्ट रूप से परिवार के मुखिया थे, जिन्हें गू के साथ जहर दिया गया था। संप्रदाय के नेता और औषधि देवता संप्रदाय के कई बुजुर्ग लोग आ चुके थे, फिर भी भीड़ में स्पष्ट रूप से शाही औषधि देवता संप्रदाय मुख्यालय का प्रबंधक गायब था, जो गुस्सू शहर आने वाला था। दिव्य डॉक्टर ये, मैं मानव देशमुख हूँ, गुस्सू मेली परिवार के मुखिया। मैं दिव्य डॉक्टर ये से मेरा इलाज करने की विनती करता हूँ। ध्रुव मल्होत्रा को देखते ही एक अधेड़ उम्र का आदमी तुरंत बोल पड़ा। अध्याय 56, डीकन उतरता है। दिव्य डॉक्टर ये, मैं गुस्सू शहर के जू परिवार से हूँ।
साम्राज्य में कहानियों का अनुभव। ध्रुव मल्होत्रा को देखकर भूविष से पीड़ित कई परिवार के मुखियाओं ने एक के बाद एक ध्रुव मल्होत्रा से उनका इलाज करने की गुहार लगाई। औषधि देवता संप्रदाय के जो कुछ लोग उसके पास खड़े थे, उनकी बातें सुनकर उनके चेहरे पर हरा रंग आ गया। वे इस बात पर सहमत हुए थे कि सभी लोग हु परिवार के विला में एकत्रित होंगे तथा मेडिसिन गॉड संप्रदाय के राजधानी मुख्यालय के प्रबंधक की प्रतिष्ठा का उपयोग करते हुए ध्रुव मल्होत्रा को भूविष के उपचार की विधि बताने के लिए मजबूर करेंगे। लेकिन अप्रत्याशित रूप से जैसे ही वे उनसे मिले, इन परिवार के मुखियाओं ने दल बदल कर लिया। वास्तव में इन परिवार के मुखियाओं के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। दिन रात भूविष से पीड़ित रहने की पीड़ा, साथ ही हड्डियों को छेदने वाली, हृदय को छेदने वाली तीव्र पीड़ा ने उनके लिए सोना मुश्किल कर दिया था। अरे, जब मैं अस्पताल में था तो क्या तुम मुझे अभिनय करने के लिए मजबूर नहीं कर रहे थे? अब तुम विनती क्यों करने लगे? ध्रुव मल्होत्रा ने परिवार के मुखियाओं की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा। ये सुनकर परिवार के मुखियाओं के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जियो किंगजी ने तुरंत जवाब दिया, मैं अस्पताल में पहले की गई गलतियों के लिए माफी मांगता हूँ, कृपया उन्हें दिल पर न लें। दिव्य डॉक्टर, हम दिन रात भूविष के कष्टदायी दर्द से पीड़ित हैं। हमारे पास वास्तव में ऐसे उपायों का सहारा लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यदि दिव्य डॉक्टर ये मेरा इलाज करने के लिए तैयार हैं, तो मैं जियो परिवार की आधी संपत्ति देने को तैयार हूँ। अपने अस्तित्व के लिए जियो किंगजी ने सबसे बड़ी रियायत दी थी। वह जियो परिवार की आधी संपत्ति ध्रुव मल्होत्रा द्वारा भूविष का उपचार कराने के लिए देने को तैयार था। उनकी बातें सुनकर वहां उपस्थित सभी लोगों के चेहरे पर भाव बदल गए। जियाओ परिवार सबसे धनी परिवारों में से एक था, जो गुस्सू शहर में सबसे आगे था और उसकी संपत्ति 50 अरब डॉलर थी। आधी संपत्ति की कीमत 25 अरब थी। जब तक ध्रुव मल्होत्रा ने सिर हिलाया और जियाओ किंगजी का इलाज किया, उसे तुरंत यह अपार धन प्राप्त हो गया। जब जियो किंगजी ने ये बयान दिया तो अन्य परिवार के मुखियाओं के चेहरे पर तुरंत खटास आ गई। शुरू में उन्होंने सोचा कि मामले को निपटाने के लिए अधिक से अधिक कुछ अरब पर्याप्त होंगे, लेकिन जियो किंगजी ने अचानक ध्रुव मल्होत्रा को शामिल करने की कीमत बढ़ाकर 25 अरब कर दी। इतनी बड़ी संपत्ति के लिए भले ही उनके परिवार की ताकत जियाओ से कम नहीं थी, उन्हें जियाओ किंगजी की तरह अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा देना पड़ा। मैंने यह बात अस्पताल में पहले ही कह दी थी। मैंने जो कहा है वह नहीं बदलेगा, ध्रुव मल्होत्रा ने हल्की हंसी के साथ कहा। उस उदासीन अभिव्यक्ति से ऐसा लग रहा था कि उसे जियो किंगजी द्वारा बताई गई जियो परिवार की आधी संपत्ति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। परिवार के मुखियाओं के हाव भाव भी बदल गए, जो राहत और दुश्मनी दोनों से भरे हुए थे। जब आपके पास हमें बचाने की क्षमता है तो आप कार्य करने के लिए तैयार क्यों नहीं हैं? क्यों? भले ही हम कई अरब देने को तैयार हैं, फिर भी आप तैयार नहीं हैं। प्रत्येक परिवार का मुखिया अंदर ही अंदर दहाड़ रहा था, लेकिन किसी ने भी अपने विचार खुलकर कहने का साहस नहीं किया। परिवार के मुखियाओं, घबराए नहीं। थोड़ी ही देर में हमारे औषधि देव संप्रदाय मुख्यालय के ग्रैंड मास्टर आएंगे और आज ध्रुव मल्होत्रा को हमारे औषधि शास्त्र अवश्य सौंपने होंगे। एक बार जब हम चिकित्सा शास्त्रों को पुनः प्राप्त कर लेंगे तो हम निश्चित रूप से उनसे भूविष को ठीक करने की विधि समझ लेंगे। विक्रांत भारद्वाज ने परिवार के मुखियाओं से बात की। औषधि देवता संप्रदाय के एक अन्य बुजुर्ग ने भी इस समय कहा, परिवार के मुखियाओं को इस चोर से भीख मांगने के लिए इतनी बड़ी कीमत क्यों चुकानी पड़ रही है? भले ही हमारा औषधि देव संप्रदाय हर किसी के भूविष का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन क्या शर्मा परिवार ने आज ये घोषणा नहीं की कि 3 दिन बाद शर्मा परिवार के मुखिया के 80वें जन्मदिन पर वे भूविष को ठीक करने की विधि बताएंगे? चूंकि परिवार के मुखिया पहले ही कई दिनों तक दिल दहला देने वाले गू दर्द को सहन कर चुके हैं, तो फिर जल्दबाजी में अपने परिवार की अरबों की संपत्ति को बेवजह क्यों छोड़ दिया जाए? शायद ध्रुव मल्होत्रा के दृढ़ निश्चय से प्रभावित होकर या इन दो बुजुर्गों की बातों से प्रभावित होकर कुछ परिवार के मुखिया ध्रुव मल्होत्रा को बढ़ती गंभीरता के साथ देखने लगे और यहाँ तक कि उनके मन में हत्या की भी हल्की सी मंशा पैदा होने लगी। यदि तुम्हें कुछ कहना है तो कहो, यदि नहीं तो चले जाओ। मैं अभी भी सोने के लिए इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हें पता है। ध्रुव मल्होत्रा ने अपने सामने खड़े लोगों की ओर देखा जो उसे अनदेखा कर रहे थे और उदासीनता से बोले। ये सुनकर वांग किंघे ने सीधे कहा, हमारे मेडिसिन गॉड सेक्ट मुख्यालय के प्रबंधक ध्रुव मल्होत्रा आने वाले हैं। यदि आप हमारे औषधि देव संप्रदाय के साथ कोई अप्रिय संबंध नहीं रखना चाहते हैं तो मैं आपको सलाह देता हूं कि आप बुद्धिमान बने और उन चिकित्सा ग्रंथों को सौंप दें जिन्हें हमारे औषधि देव संप्रदाय ने खो दिया है। ध्रुव मल्होत्रा ने उसकी ओर देखा और ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम इसीलिए आधी रात को मेरे पास आए थे? अगर यह सिर्फ इसीलिए है तो आप जा सकते हैं। यदि आपके औषधि देवता संप्रदाय के प्रबंधक को भी वह तथाकथित चिकित्सा ग्रंथ चाहिए तो उसे स्वयं यहाँ आने दीजिए। इतना कहकर ध्रुव मल्होत्रा मुड़े और वापस विला में चले गए। विक्रम सिंह ने वहां उपस्थित सभी लोगों पर एक ठंडी नजर डाली और ध्रुव मल्होत्रा के साथ वहां से चले गए। ध्रुव मल्होत्रा, तुम्हें इसका पछतावा होगा।
हमारे औषधि देवता संप्रदाय का प्रबंधक पहले से ही यहाँ आ रहा है। वान किंगे की गुस्से भरी आवाज पीछे से आई, लेकिन ध्रुव मल्होत्रा और विक्रम सिंह ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोनों को विला में गायब होते देख हर किसी के चेहरे पर बेहद बदसूरत भाव आ गए। लानत है, एक बार जब प्रबंधक आ जाएगा तो वह इसे ले जाएगा, विक्रांत भारद्वाज ने गुस्से में कहा। आधे घंटे बाद राजधानी की लाइसेंस प्लेट वाली एक मेबैक कार विला के बाहर आकर रुकी। एक मोटा सा अधेड़ उम्र का आदमी कार से बाहर निकला। उन्होंने वहां उपस्थित सभी लोगों को ध्यान से देखा और पूछा, ध्रुव मल्होत्रा कौन है जिसने मेडिसिन गॉड्स एक्ट के चिकित्सा ग्रंथों को चुराया है? स्टीवर्ड, ध्रुव मल्होत्रा इस विला के अंदर है। वान किंगहे ने प्रबंधक के पास जाकर कहा, हमने उसे पहले ही बता दिया था कि आप शीघ्र ही आ जाएंगे, लेकिन ध्रुव मल्होत्रा ने तुम्हें बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया, बस पीछे मुड़कर देखे बिना अंदर चले गए। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर तुम्हें उनसे मिलना है तो तुम्हें खुद यहाँ आना चाहिए। ये सुनते ही प्रबंधक का बलिष्ठ शरीर क्रोध से कांप उठा। अच्छा के 3 उद्घोषों के साथ प्रबंधक के चारों ओर का आभामंडल फूट पड़ा, जिससे पता चला कि वह एक ग्रैंड मास्टर है। वह न केवल मेडिसिन गॉड संप्रदाय के 6 प्रबंधकों में से एक थे, बल्कि एक ग्रैंड मास्टर भी थे। सभी लोग डर से प्रबंधक की ओर देख रहे थे, फिर भी उनकी आंखें तीव्र उत्साह से भरी हुई थीं। ये बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि प्रबंधक न केवल मेडिसिन गॉड संप्रदाय का उच्च पदस्थ अधिकारी था, बल्कि एक ग्रैंड मास्टर भी था। ध्रुव मल्होत्रा का विनाश निश्चित था। यदि वे गु विष के उपचार के लिए उसके पास उपलब्ध विधियों को प्राप्त कर सकें तो वे स्वयं भी बच सकते हैं। कई परिवार के मुखिया बहुत उत्साहित थे। ध्रुव मल्होत्रा, मेरे पास आओ तुम। प्रबंधक विला की ओर दहाड़ता हुआ आया। उसकी आवाज की ताकत से विला की दीवारें थोड़ी सी हिलने लगीं। एक ग्रैंड मास्टर की शक्ति सचमुच भयानक है। बाहर कौन शोर मचा रहा है? हमारे परिवार के मुखिया के आराम में खलल डाल रहा है, मौत की तलाश में है। विला के अंदर अचानक एक और भी अधिक भयावह आभा फैली, जिसके बाद विक्रम सिंह की उदासीन आवाज सभी के कानों तक पहुंची। प्रबंधक का चेहरा बदल गया, उसकी आंखों में घबराहट झलकने लगी। क्या इस विला के अंदर कोई महान ग्रैंड मास्टर था? ये स्थिति क्या थी? यद्यपि वह औषधि देवता संप्रदाय का एक प्रबंधक था, लेकिन यदि वह दूसरे पक्ष को परेशान करता तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता। अध्याय 57। शेन गैंग की निर्दयता। कार्यपालिका की आवाज कई डिग्री गिर गई थी और हर शब्द में सावधानी झलक रही थी। एक महान ग्रैंड मास्टर के सामने मेडिसिन गॉड संप्रदाय के एक कार्यकारी के रूप में उनकी स्थिति का अधिक महत्व नहीं होगा। एक ऐसे युग में जहां वान की आंख जैसे शक्तिशाली व्यक्ति दिखाई नहीं देते थे, एक महान ग्रैंड मास्टर मार्शल आर्ट की छत थी। शेन गैंग की बातें सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे अचानक बदल गए। पता चला कि विला में एक महान ग्रैंड मास्टर रहता था। क्या ऐसा हो सकता है कि ध्रुव मल्होत्रा के बगल में बैठा अधीनस्थ वही महान ग्रैंड मास्टर हो जिसके बारे में कार्यकारी ने बात की थी? क्या दूसरी पार्टी ग्रैंड मास्टर स्तर की नहीं होनी चाहिए थी? ये ग्रेट ग्रैंड मास्टर कैसे हो सकता है? सबके दिल अशांत हो गए, उनकी धड़कनें काफी तेज हो गईं। उनमें से हर एक व्यक्ति विला के दरवाजे की ओर सांस रोककर देख रहा था। उनका दिल लगभग गले तक पहुंच रहा था। अंततः सबकी निगाहों के सामने ध्रुव मल्होत्रा विला से बाहर चले गए। विक्रम सिंह एक वफादार रक्षक की तरह चुपचाप ध्रुव मल्होत्रा के पीछे भूत की तरह चल रहा था। जैसे ही उन्होंने ध्रुव मल्होत्रा को देखा, शेन गैंग का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उन्हें पहले भी औषधि देवता से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और उन्होंने अपने पास इस युवक को भी देखा था। उस समय उसने व्यक्तिगत रूप से औषधि देवता को उस युवक को अपना शिष्य कहकर संबोधित करते हुए सुना था। फिर भी ऐसा प्रतीत होता था कि युवक ने औषधि देवता का शिष्य बनने को अधिक महत्व नहीं दिया था। अधीनस्थ शेन गैंग, महामहिम को नमस्कार। बिना किसी चेतावनी के शेन गैंग, जिसे वान किंगहे और कई परिवार प्रमुखों द्वारा एक दिव्य व्यक्ति के रूप में माना जाता था, सीधे ध्रुव मल्होत्रा के सामने घुटने टेक दिया। घटनाओं के इस अचानक मोड़ ने सभी को स्तब्ध कर दिया और वे स्तब्ध रह गए। क्या आप मेडिसिन गॉड संप्रदाय के मुख्यालय के कार्यकारी अधिकारी नहीं हैं? आप जमीन पर घुटने टेककर इस ध्रुव मल्होत्रा को महामहिम क्यों कह रहे हैं? ये हो सकता है। एक भयानक विचार तेजी से सभी के मन में उभरा। मेडिसिन गॉड सेक्ट के 6 अधिकारी संगठन के लिए बिल्कुल केंद्रीय थे। पूरे मेडिसिन गॉड सेक्ट में केवल मुट्ठी भर लोग थे जिन्हें वे महामहिम कहकर संबोधित करते थे। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति औषधि देव संप्रदाय में उच्च पद पर आसीन था। ये खत्म हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ध्रुव मल्होत्रा का दर्जा इतना ऊंचा होगा। कार्यकारी अधिकारी खुद सीधे घुटनों के बल बैठ गए। हमने उसे नाराज कर दिया। ऐसा लगता है कि हमारी बीमारियां आशा से परे हैं। परिवार का मुखिया ध्रुव मल्होत्रा को देखता रह गया और मन ही मन कुछ बुदबुदाने लगा। सिर्फ वह ही नहीं, अन्य परिवार प्रमुखों के चेहरे भी बेहद बदसूरत हो गए। ली परिवार के मुखिया के चेहरे पर उदासी थी और वह फुसफुसाया, इस समय कौन अभी भी इलाज कराने के बारे में सोच रहा है?
इतने उच्च पदस्थ व्यक्ति को अपमानित करने के बाद क्या हमारे परिवार अस्तित्व में बने रहेंगे, या शायद केवल उनके शब्दों का मामला है। ऐसा कहते हुए ली परिवार के मुखिया ने ध्रुव मल्होत्रा के सामने घुटने टेक दिए, ठीक वैसे ही जैसे शेन गैंग ने किया था। दिव्य डॉक्टर ये, मैं अंधा था और पहले आपको नाराज कर दिया था। मैं यह आशा करने की हिम्मत नहीं कर सकता कि दिव्य डॉक्टर ये मुझे ठीक करने के लिए कार्रवाई करेंगे। मैं ली परिवार की सभी संपत्तियों की पेशकश करने के लिए तैयार हूँ। बस दिव्य डॉक्टर ये से ली परिवार में सभी के जीवन को बख्शने की भीख मांग रहा हूँ। साम्राज्य से विशेष रोमांच का आनंद लेने ली परिवार का मुखिया जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। उसका सिर फर्श को छू रहा था। वह बहुत विनम्र दिख रहा था। पूरे गुसु शहर में ली परिवार की ताकत सबसे ऊपर मानी जाती थी। फिर भी ली परिवार का प्रतिष्ठित मुखिया अब ध्रुव मल्होत्रा के सामने चींटी की तरह घुटने टेक रहा था। वह ली परिवार के सदस्यों के जीवन की भीख मांगने के लिए ली परिवार की सारी संपत्ति भी देने को तैयार था। अब क्या करें? एक अन्य परिवार का मुखिया अभी भी हिचकिचा रहा था। वह अपने पूरे जीवन में मेहनत करके अर्जित विशाल पारिवारिक संपत्ति को इतनी आसानी से किसी को सौंपने के विचार को सहन नहीं कर पा रहा था। लेकिन उनके अलावा अन्य परिवार के मुखियाओं को कोई हिचकिचाहट नहीं थी। उन्होंने तुरंत ली परिवार के मुखिया का अनुसरण किया और ध्रुव मल्होत्रा के सामने घुटने टेक दिए। दिव्य डॉक्टर ये, आप बहुत उदार हैं। मैं ली परिवार के मुखिया की तरह ही अपने परिवार की सारी संपत्ति अर्पित करने को तैयार हूँ, तथा दिव्य डॉक्टर ये से विनती करता हूँ कि वे मुझे और मेरे परिवार के छोटे बड़े सदस्यों को छोड़ दें। दिव्य डॉक्टर ये, मेरा जू परिवार भी हमारी सारी संपत्ति देने को तैयार है। दिव्य डॉक्टर ये। कई परिवार के मुखिया जमीन पर लेट गए। उनकी मुद्रा इतनी नीचे थी कि धूल तक पहुंच गई। सौभाग्य से वहां आसपास कोई राहगीर नहीं था, अन्यथा ये दृश्य यदि देखा जाता तो असंख्य लोगों को आश्चर्यचकित कर देता। गुसु शहर के प्रसिद्ध परिवार के मुखिया इस समय चींटियों की तरह जमीन पर घुटनों के बल बैठे हुए एक दूसरे से अपने जीवन की भीख मांग रहे थे। उठो, मैं तुम्हारी संपदा नहीं लूंगा। जहां तक आपके कुलों का सवाल है, मुझे चींटियों पर हाथ डालने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ध्रुव मल्होत्रा ने उदासीन दृष्टि से परिवार के कई मुखियाओं को देखा और हल्के स्वर में बोले। ये सुनकर उनके दिलों में खुशी भर गई और वे सभी एक एक करके खड़े हो गए और लगातार ध्रुव मल्होत्रा को धन्यवाद देने लगे। उनके चेहरे पर कृतज्ञता का भाव ऐसा था मानो ध्रुव मल्होत्रा ही उनके जीवन रक्षक दाता हों। परिवार के मुखिया, जिन्होंने अब तक कोई हलचल नहीं की थी, ने भी राहत भरी अभिव्यक्ति दिखाई। वह न केवल विपत्ति से बच गया था, बल्कि उसे दूसरों की तरह दया की भीख मांगने से भी बचना पड़ा था। उसने अपने मन में ये भी योजना बना ली थी कि वापस लौटने पर वह अन्य परिवार के मुखियाओं द्वारा दया की भीख मांगने की खबर फैला देगा, जिससे उनके कुलों को बदनाम किया जा सके। बेशक वह इतना मूर्ख नहीं था कि ध्रुव मल्होत्रा के रहस्यमय और शक्तिशाली व्यक्तित्व को भी उजागर कर दे। शेन गैंग अभी भी जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। कोई भी हरकत करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, क्योंकि ध्रुव मल्होत्रा ने उसे उठने की इजाजत नहीं दी थी। ध्रुव मल्होत्रा ने लापरवाही से उसकी ओर देखते हुए कहा, आप भी उठ खड़े हो जाए। आपकी आंखें बहुत तेज हैं, वरना आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या नतीजा होगा। ध्रुव मल्होत्रा की उदासीन निगाहों से मिलते ही शेन गैंग कांप उठा, मानो उसकी आत्मा तक डर गई हो। यह अधीनस्थ जानता है, यह अधीनस्थ जानता है। मुझे दंडित न करने की आपकी दया के लिए महान को बहुत धन्यवाद। ये कहते हुए उन्होंने अचानक अपना सिर परिवार के मुखिया की ओर घुमाया, जो घुटनों के बल नहीं बैठा था, और ठंडे स्वर में कहा, आप अपनी गलतियों को अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी उन्हें स्वीकार करने से इनकार करते हैं। आप दंड के पात्र हैं। जैसे ही ये शब्द निकले, उनकी उंगलियों से ऊर्जा का एक उछाल फूट पड़ा, जो तुरंत ही उस परिवार के मुखिया के पैरों में घुस गया। परिवार का मुखिया तुरंत पीड़ा से चीख उठा। उसका पूरा शरीर शक्तिहीन होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके दोनों घुटनों में अब खून से सना छेद हो गया था, जिसके ठीक होने की कोई संभावना नहीं थी, और यदि वह भाग्यशाली भी होता तो अपने शरीर में मौजूद भूविष को ठीक कर लेता, तो भी उसे अपना शेष जीवन व्हीलचेयर पर बिताना पड़ता। यदि तुमने एक और ध्वनि करने और महान को परेशान करने का साहस किया, तो शायद तुम इस धरती पर जीवित नहीं रहोगे। शेन गैंग ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी और ठंडे स्वर में कहा। परिवार का मुखिया पूरी तरह से कांप उठा और उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। उसके घुटनों में भयंकर दर्द हो रहा था। उसका माथा तुरंत ठंडे पसीने से भर गया। ध्रुव मल्होत्रा ने शेन गैंग की ओर देखा और अपनी हरकतें बंद नहीं की। यदि किसी ने गलती की है, तो स्वाभाविक रूप से उसे सजा स्वीकार करनी होगी। ध्रुव मल्होत्रा ने कहा, आप मामले को जानते हैं, क्या आपको मुझे स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? शेन गैंग की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उन्होंने तुरंत आश्वासन दिया, आश्वस्त रहें महान, यह अधीनस्थ मानता है कि जियांगन शाखा के भीतर गंभीर मुद्दे हैं। संप्रदाय के नेता वान किंगहे और कई बुजुर्गों को गहन जांच की आवश्यकता है। यदि इस अधीनस्थ को थोड़ी सी भी गलती मिली तो संप्रदाय के नियमों के अनुसार उनसे निपटा जाएगा। शेन गैंग की बातें सुनकर वान किंगहे और अन्य लोग तुरंत घबरा गए, और जब उन्होंने शेन गैंग की ओर देखा तो उनके दिल घबराहट से धड़कने लगे।
वह क्षण जब शेन गैंग ने बिना कुछ कहे दूसरे परिवार के मुखिया के पैरों को बेकार कर दिया था, वह क्षण उनके दिमाग में स्पष्ट रूप से अंकित था। वर्षों तक मेडिसिन गॉड संप्रदाय की जियांगन शाखा को नियंत्रित करने के कारण वे अच्छी तरह जानते थे कि उन्होंने क्या गलतियां की थीं। यदि शेन गैंग वास्तव में गहन जांच करते तो या तो वे मर जाते या जीवित सब्जियां बन जाते। बगल में बैठे अन्य परिवार के मुखियाओं ने राहत की सांस ली। उन्हें घुटने टेकने के कारण कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन कम से कम उन्हें सजा तो नहीं मिली। अध्याय 58 एक उपहार। ये ध्रुव मल्होत्रा कुछ और नहीं बल्कि एक चोर है जिसने हमारे औषधि देवता संप्रदाय से चिकित्सा शास्त्र चुराए हैं। उसकी कोई पहचान कैसे हो सकती है? विक्रांत भारद्वाज अभी भी निराश नहीं हुए और उन्होंने अपनी बात रखी। ये सुनकर शेन गैंग ने ऐसी प्रतिक्रिया की जैसे किसी बिल्ली का फर फट गया हो। वह अचानक पलटा, उसकी छोटी छोटी आंखें विक्रांत भारद्वाज को घूर रही थीं। उसने दांत पीसते हुए कहा, अगर तुम मरना चाहते हो तो कह दो। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, शेन गैंग ने हवा में विक्रांत भारद्वाज की ओर एक जोरदार प्रहार किया। टकराना। विक्रांत भारद्वाज का शरीर पंचिंग बैग की तरह उड़ गया, फिर असहाय होकर जमीन पर गिर पड़ा। कभी कुछ मोटा सा दिखने वाला यह आकार जमीन पर गिरते ही तुरंत सिकुड़ गया, मानो यह कोई गुब्बारा हो जिसमें से हवा निकल गई हो। बुजुर्ग की पहचान पर सवाल उठाने की हिम्मत करना, तुम्हें मौत की सजा मिलनी चाहिए। विक्रांत भारद्वाज से निपटने के बाद शेन गैंग की छोटी छोटी आंखें वान किंगहे और अन्य लोगों पर घूम गईं, जिनमें गहरी हत्या की मंशा भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो अगर वान किंगहे या कोई भी अन्य व्यक्ति एक शब्द भी बोलने की हिम्मत करे तो वह उन्हें सीधे नरक में भेजने में संकोच नहीं करेगा। आप ये भी जानते हैं कि इन लोगों ने क्या किया है? वे हमारे औषधि देव संप्रदाय के मूल सिद्धांतों को भूल गए हैं। उन्हें रखना समूह के लिए केवल नुकसानदेह होगा। उन्हें अपंग बनाओ और फिर उन्हें औषधि देवता संप्रदाय से निष्कासित कर दो। अब से देवराज सिन्हा मेडिसिन गॉड संप्रदाय की जियांगन शाखा के संप्रदाय नेता की भूमिका संभालेंगे। जहां तक एल्डर के पद की बात है तो इसे अभी खाली छोड़ दें जब तक कि आप मुख्यालय वापस न आ जाएं और कुछ और लोगों को न भेज दें। ध्रुव मल्होत्रा की नज़र वान किंगहे और अन्य लोगों पर पड़ी। उसके बाद वह शेन गैंग की ओर मुड़े। शेन गैंग ने जिस जांच का उल्लेख किया था वह महज दिखावा था। अपने दिल में उसने पहले ही वान किंगहे और अन्य को मौत की सजा सुना दी थी। उन्होंने औषधि देवता के एक शिष्य को चोर और औषधि देवता संप्रदाय के चिकित्सा शास्त्रों को चुराने वाला कहकर बदनाम करने की हिम्मत कैसे की? सीधे शब्दों में कहें तो पूरा औषधि देवता संप्रदाय उनका था। अपने ही संप्रदाय से चिकित्सा शास्त्र लेने में क्या दिक्कत थी? इसके अलावा औषधि देवता के शिष्य होने के नाते क्या उन्हें औषधि देवता संप्रदाय से चिकित्सा शास्त्र लेने की आवश्यकता थी? आपका अधीनस्थ आज्ञा का पालन करता है, शेन गैंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। इसके बाद वह वान किंगहे और अन्य लोगों की ओर देखने लगा और उनकी दया की याचना को नजरअंदाज करते हुए उन पर क्यूई के कई प्रहार किए जो तलवारों की तरह तेजी से उनके शरीर में घुस गए। उनके अंग अपंग हो गए, उनकी इंद्रियां नष्ट हो गईं, उनका दानतियन बिखर गया। विक्रांत भारद्वाज को मिली मौत से भी अधिक क्रूर सजा। उस क्षण के बाद से वान किंगहे और अन्य लोग मौत की कामना भी नहीं कर सकेंगे। उन्हें शेष जीवन बिस्तर पर सब्जियों की तरह पड़े रहना होगा। लेकिन सब्जियों के विपरीत उनमें अपनी चेतना बरकरार रही, जो कि असली निराशा थी। इन लोगों को ले जाओ, इन्हें जियांगनान में दोबारा न आने दो। शेन गैंग ने सीधे उन परिवार प्रमुखों को आदेश दिया। परिवार के मुखियाओं ने भी प्रतिक्रिया देते हुए अपने अंगरक्षकों को बुलाया, जिन्होंने उदासीन भाव से मानो कचरा फेंक रहे हों अशक्त शवों को कारों में डाला और जल्दी से चले गए। ये सब निपटाने के बाद शेन गैंग ने एक बार फिर ध्रुव मल्होत्रा की ओर देखा और सम्मानपूर्वक कहा, बड़े भाई, क्या मैं पूछ सकता हूं कि देवराज सिन्हा इस समय कहाँ हैं, ताकि मैं मेडिसिन गॉड संप्रदाय के मुख्यालय का प्रतिनिधित्व कर सकूं और उनकी नियुक्ति की घोषणा कर सकूं। ध्रुव मल्होत्रा ने अपने बगल में बैठे विक्रम सिंह की ओर देखा। विक्रम सिंह तुरंत ही भूत की तरह वहां से गायब हो गया। ये देखकर शेन गैंग की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। उन्हें एहसास हुआ कि एल्डर नहीं बल्कि एल्डर का अधीनस्थ महान ग्रैंड मास्टर था। एक महान ग्रैंड मास्टर को अधीनस्थ के रूप में रखना, एल्डर की ताकत। शेन गैंग ने आगे सोचने की हिम्मत नहीं की, चुपचाप अपना सिर झुका लिया जैसे कि उसने कुछ भी नहीं देखा हो। औषधि देवता संप्रदाय की वर्तमान स्थिति क्या है? क्या यह महान औषधि देवता के सेवानिवृत्त होने से पहले की स्थिति से कुछ भिन्न है? ध्रुव मल्होत्रा ने अचानक पूछा। शेन गैंग ने कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं की और सीधे जवाब दिया, बड़े निश्चिंत रहें, चिकित्सा भगवान संप्रदाय वैसा ही है जैसा कि महान चिकित्सा भगवान की सेवानिवृत्ति से पहले था। हम बुजुर्गों ने कभी भी आपके अस्तित्व का खुलासा नहीं किया, क्योंकि हमें डर है कि इससे आपको कोई अनावश्यक परेशानी हो सकती है। ये सुनकर ध्रुव मल्होत्रा ने संतोष से सिर हिलाया। औषधि देवता की विरासत प्राप्त करने के बाद स्वाभाविक रूप से वह भी औषधि देवता के शिष्य माने गए और इसी तरह औषधि देवता संप्रदाय का एक हिस्सा माने गए।
वह निश्चित रूप से औषधि देवता संप्रदाय को नहीं देखना चाहते थे, जिसे औषधि देवता ने अपने जीवन काल में इतनी मेहनत से बनाया था। उनके हटने के बाद वह टूट जाए और बिखर जाए। आपने अच्छा किया। अपनी संपर्क जानकारी बाद में छोड़ दें, और यदि चिकित्सा देव संप्रदाय में कोई परिवर्तन होता है तो मुझसे किसी भी समय संपर्क करें। ध्रुव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। शेन गैंग बहुत खुश था। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि परेशानी खड़ी करने के लिए आने से उसे ध्रुव मल्होत्रा का संपर्क विवरण प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। हाँ हाँ सर, निश्चिंत रहें। यदि औषधि देव संप्रदाय में कोई परिवर्तन होगा तो मैं यथाशीघ्र महोदय को सूचित करूंगा। शेन गैंग ने उसकी छाती थपथपाई और वादा किया। जब वे दोनों बातचीत कर रहे थे तब तक विक्रम सिंह देवराज सिन्हा के साथ विला से बाहर निकल चुके थे। सर, क्या ये वही देवराज सिन्हा है जिनका आपने उल्लेख किया था? शेन गैंग ने देवराज सिन्हा की ओर देखते हुए पूछा। ध्रुव मल्होत्रा ने हल्के से सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, वह एक अच्छा इंसान है। कम से कम वह चिकित्सा संप्रदाय के सिद्धांत को ध्यान में रखता है कि एक चिकित्सक का दयालु हृदय होता है। ठीक है, चूंकि सर ने उसे मंजूरी दे दी है, इसलिए आज से वह मेडिसिन गॉड संप्रदाय की जियांगन शाखा का संप्रदाय नेता है। शेन गैंग ने सिर हिलाया, फिर आगे कहा, मैं मुख्यालय लौटने के तुरंत बाद नियुक्ति पत्र तैयार करने की व्यवस्था करूंगा और मैं उन लोगों को लाऊंगा जो इसे सौंपने के लिए एल्डर्स के रूप में आए हैं। ये सुनकर ध्रुव मल्होत्रा ने संतोष से सिर हिलाया। बगल में बैठे देवराज सिन्हा के चेहरे पर भी हैरानी का भाव था। मैं अभी गहरी नींद में सो रहा था और अचानक मैं औषधि देवता संप्रदाय का संप्रदाय नेता बन गया। भले ही यह जियांगन शाखा का सिर्फ संप्रदाय नेता था, लेकिन यह पद कोई छोटी बात नहीं थी। ऐसा कुछ नहीं जिसकी तुलना एक साधारण परिवार के मुखिया से की जा सके। साम्राज्य पर अपना अगला लेख पढ़ें। सर, मैं अधिक शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आप ग्रैंड मास्टर क्षेत्र में प्रवेश करेंगे तो मैं आपको एक सुई तकनीक सिखाऊंगा। इस तकनीक के साथ आप इस जियांगन शाखा के संप्रदाय नेता बनने के लिए अच्छी तरह से अनुकूल होंगे। इससे पहले कि देवराज सिन्हा कुछ बोल पाते, ध्रुव मल्होत्रा ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। उनके शब्द सुनकर देवराज सिन्हा की आंखों में अपार खुशी छा गई। वह संप्रदाय नेता बनने से खुश नहीं थे, बल्कि ध्रुव मल्होत्रा द्वारा बताई गई सुई तकनीक से खुश थे। उन्होंने ध्रुव मल्होत्रा की सुई थेरेपी को गू जहर के लिए देखा था और अच्छी तरह से जानते थे कि ध्रुव मल्होत्रा की सुई तकनीक कितनी शक्तिशाली थी। निश्चिंत रहें सर, आधे साल के भीतर मैं निश्चित रूप से ग्रैंड मास्टर क्षेत्र में प्रवेश करूंगा। अगर मैं असफल रहा तो मैं स्वेच्छा से संप्रदाय नेता के इस पद से इस्तीफा दे दूंगा। देवराज सिन्हा ने शपथ ली। ध्रुव मल्होत्रा ने ज्यादा कुछ कहे बिना सिर्फ मुस्कुराकर सिर हिला दिया। सर, क्या आपको कुछ और चाहिए? नहीं, आप शाही राजधानी वापस जा सकते हैं। ध्रुव मल्होत्रा ने हाथ हिलाकर संकेत दिया कि शेन गैंग अब जा सकता है। ये सुनकर हालांकि शेन गैंग को इसका अफसोस हुआ, लेकिन उसने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। अलविदा कहने के बाद वह तुरंत चला गया। देवराज सिन्हा, अगले 2 दिनों में मुझे ताबूत तैयार करने में मदद करें। शेन गैंग के चले जाने के बाद ध्रुव मल्होत्रा ने अचानक कहा। देवराज सिन्हा दंग रह गए। अचानक हमें ताबूत तैयार करने की क्या जरूरत पड़ गई? हे, हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। यह एक उपहार है जो मैंने परिवार के मुखिया झाओ के 80वें जन्मदिन के लिए तैयार किया है। उनके पदोन्नति और धन की कामना के लिए एक ताबूत। मानो देवराज सिन्हा की आंखों में उलझन देखकर ध्रुव मल्होत्रा ने हंसते हुए कहा, समझ गया सर, मैं कल ही जाकर यह उपहार तैयार कर दूंगी। शेन गैंग के ध्रुव मल्होत्रा के प्रति व्यवहार से देवराज सिन्हा को भी ध्रुव मल्होत्रा की पहचान का हल्का फुल्का अंदाजा हो गया था, इसलिए अब उन्होंने खुद को अधीनस्थ बताया। अध्याय 59 भव्य जन्मदिन। गुसू सिटी पहुंचने के बाद से ध्रुव मल्होत्रा ने शांति के 3 दुर्लभ दिनों का आनंद लिया। शेन गैंग की घटना के बाद मेडिसिन गॉड संप्रदाय की रैंक पूरी तरह से बदल गई थी और कई परिवार प्रमुख सतर्क हो गए थे और ध्रुव मल्होत्रा को और अधिक भड़काने का साहस नहीं कर रहे थे। इन 3 दिनों में ध्रुव मल्होत्रा ने रोशनी वर्मा को परिवार के मुखिया हु के साथ गुसू शहर के दर्शनीय स्थलों की सैर कराई। रोशनी वर्मा के चेहरे पर लगातार मुस्कान बनी हुई थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि वह इन 3 दिनों में बहुत खुश थी। इस दिन परिवार के मुखिया झाओ ने गुसू शहर के सभी गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित करते हुए अपना 80वां जन्मदिन मनाया। शर्मा परिवार के घर के दरवाजे सभी मेहमानों के आगमन की प्रतीक्षा में खुले थे। ध्रुव मल्होत्रा के निर्देश पर फैमिली हेड हु ने इन 3 दिनों में शर्मा परिवार की गहन जांच की और कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके निकलने से पहले परिवार के मुखिया हु ध्रुव मल्होत्रा को खोजने विला में आए। दिव्य डॉक्टर, मुझे अभी खबर मिली है कि शर्मा परिवार की स्थापना संभवतः जुवानमेन के वंशजों द्वारा की गई है। परिवार के मुखिया हु ने गंभीरता से कहा। जुवानमेन एक संप्रदाय जो केवल आंतरिक शक्ति का विकास करता है, बाह्य व्यायाम का नहीं। चुड़ैल संप्रदाय और छाया यिन पंथ के समान ये जनता के बीच छिपे हुए शक्तिशाली संप्रदायों में से एक है। उपर्युक्त 2 खलनायक संप्रदायों के विपरीत जुवानमेन की प्रतिष्ठा बहुत बेहतर थी।
अपनी अनूठी श्वास और ध्यान तकनीकों के माध्यम से ज़ुवानमेन ने कई दुर्जय विशेषज्ञों को तैयार किया। यद्यपि ज़ुवानमेन के कई प्रबल अनुयायी थे, लेकिन उनके संप्रदाय के नियम सख्त थे, इसलिए ज़ुवानमेन लोगों द्वारा कोई गलत काम करने के बारे में सुनना दुर्लभ था। क्या ये जानकारी विश्वसनीय है? ध्रुव मल्होत्रा ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। गुसु शहर का एक साधारण परिवार न केवल चुड़ैल संप्रदाय से जुड़ा था, बल्कि अब इसमें ज़ुवानमेन भी शामिल हो गया था। परिवार के मुखिया हु ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, ये जानकारी मेरे हु परिवार के एक युवा सदस्य से मिली है, जिसके शर्मा परिवार के एक कनिष्ठ सदस्य के साथ अच्छे संबंध हैं। ये बात अनजाने में पता चली। शर्मा परिवार के उस जूनियर के अनुसार उन्होंने ज़ुवानमेन की श्वास और ध्यान तकनीकों का एक सेट बरकरार रखा है और यहाँ तक कि ज़ुवानमेन के लोगों के साथ उनके संबंध भी हैं। ध्रुव मल्होत्रा ने आगे कुछ नहीं पूछते हुए सिर हिला दिया। तो फिर इसे ज़ुवानमेन ही रहने दो। अगर उन्होंने शर्मा परिवार के साथ उसके मामलों में दखल देने की हिम्मत की तो चाहे ज़ुवानमेन के संप्रदाय के नेता खुद भी आ जाएं, तो भी कोई फायदा नहीं होगा। चलो चलें, परिवार के मुखिया झाओ के लिए हमने जो उपहार तैयार किया है उसे देने का समय आ गया है। ये देखकर कि ध्रुव मल्होत्रा ने ज़ुवानमेन के साथ इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया, परिवार के मुखिया हु ने स्वाभाविक रूप से इसके बारे में अधिक बात नहीं की। जहां तक ध्रुव मल्होत्रा द्वारा बताए गए उपहार का सवाल है, तो परिवार के मुखिया हु के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। शर्मा परिवार का मुखिया अपना 80वां जन्मदिन मना रहा था और आप उसे ताबूत भेंट करने जा रहे हैं। ध्रुव मल्होत्रा ने कभी भी शर्मा परिवार में घटित घटनाओं के बारे में परिवार के मुखिया हु को नहीं बताया था, इसलिए हु को हमेशा लगता था कि विक्रम सिंह परिवार के मुखिया झाओ के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। शर्मा परिवार, क्योंकि आज परिवार के मुखिया झाओ का 80वां जन्मदिन था, इसलिए पूरा झाओ निवास लालटेन और झंडियों से सजा हुआ था, जिससे उत्सव और खुशी का माहौल था। इस समय शर्मा परिवार के परिसर के बाहर अनेक गाड़ियां खड़ी थीं और देखने पर एक भी कार की कीमत 2 लाख से कम नहीं थी। शर्मा परिवार द्वारा आमंत्रित किए गए लोग या तो अमीर थे या कुलीन, सभी गुसु शहर के प्रभावशाली व्यक्ति थे और स्वाभाविक रूप से उनके परिवहन के साधन भी उतने ही असाधारण थे। पिताजी, 2 सम्मानित अतिथि आ गए हैं। झाओ किंगमिंग परिवार के मुखिया झाओ के पास गए और फुसफुसाए। ये सुनकर परिवार के मुखिया झाओ ने खुशी का भाव दिखाया और गंभीरता से कहा, उन 2 सम्मानित मेहमानों के साथ अच्छा व्यवहार करना सुनिश्चित करें। हमारा शर्मा परिवार गुसु शहर में कदम रख पाएगा या नहीं और जियांगन का एक धनी और प्रतिष्ठित परिवार बन पाएगा या नहीं, ये सब उन पर निर्भर करता है। झाओ किंगमिंग की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उसने सिर हिलाया और कहा, निश्चिंत रहें पिताजी, मैं सुनिश्चित करूंगा कि दोनों सम्मानित अतिथियों की अच्छी तरह से देखभाल की जाए। अच्छा, तुम जाओ। ठीक है। दोनों भेंटों को ये बताना याद रखना कि शिकार पक चुका है और कटाई का समय आ गया है। परिवार के मुखिया झाओ ने हाथ हिलाकर झाओ किंगमिंग को जाने का संकेत दिया। यद्यपि परिवार के मुखिया झाओ पहले से ही 80 वर्ष के थे, उनके 2 बेटे झाओ किंगमिंग और झाओ किंगयुन दोनों ही केवल 30 वर्ष के थे, जो कि देर से पिता बनने का मामला था। इस कारण से ये कहा जा सकता है कि परिवार के मुखिया झाओ ने अपने दोनों बेटों पर अत्यधिक लाड़ प्यार किया। यही कारण था कि जब उनके छोटे बेटे झाओ किंगयुन को ध्रुव मल्होत्रा ने अपंग कर दिया, तो उन्होंने ध्रुव मल्होत्रा के खिलाफ कदम उठाने के लिए अपने शरीर के अंदर गोकीट को उत्तेजित करने में संकोच नहीं किया, अपनी स्वयं की जीवन शक्ति को समाप्त करने के लिए तैयार थे। हालांकि दुर्भाग्य से गु विश ने उन्हें क्षण भर के लिए ही ग्रैंड मास्टर की चरम शक्ति प्राप्त करने की अनुमति दी, जिससे वे उस दिन झाओ निवास पर ध्रुव मल्होत्रा को मारने में असफल रहे। ये परिवार के मुखिया झाओ के लिए खेद की बात थी, लेकिन अब चीजें अलग थी। 2 ऑफरिंग्स के शर्मा परिवार में शामिल होने के बाद ग्रैंड मास्टर स्तर के विरोधियों को एक हाथ के इशारे से खत्म किया जा सकता था। ये सोचते हुए कि वह जल्द ही अपने बेटे झाओ किंगयुन का बदला लेगा, परिवार के मुखिया झाओ के वृद्ध चेहरे पर एक समृद्ध मुस्कान दिखाई दी। जन्मदिन के सितारे के रूप में परिवार के मुखिया झाओ व्यक्तिगत रूप से सभी दिशाओं से मेहमानों का स्वागत करने के लिए प्रवेश द्वार पर खड़े थे, जिससे कई आगंतुकों को बहुत अच्छा चेहरा मिला। परिवार के मुखिया झाओ को देखकर इन मेहमानों के चेहरे पर हार्दिक मुस्कान आ गई तथा उन्होंने अपने द्वारा तैयार किए गए उपहार व्यक्तिगत रूप से उन्हें सौंप दिए। जेड और पन्ना से लेकर अचल संपत्ति और प्राचीन वस्तुओं तक वहां वह सब कुछ था जिसकी कोई कामना कर सकता है। 1 घंटे बाद सभी मेहमान आ चुके थे और परिवार के मुखिया झाओ भी झाओ निवास में प्रवेश करने के लिए तैयार थे। मास्टर ध्रुव मल्होत्रा आ गए हैं। जैसे ही परिवार के मुखिया झाओ ने मुड़कर देखा, अचानक एक तेज आवाज गूंजी। ये सुनकर कि ध्रुव मल्होत्रा आ चुके हैं, शर्मा परिवार के परिसर में पहले से ही प्रवेश कर चुके कई मेहमानों के चेहरे पर हैरानी के भाव दिखाई दिए। ये ध्रुव मल्होत्रा कौन है? क्या गुसु सिटी में ऐसा कोई व्यक्ति है? किसी ने संदेहपूर्वक ध्रुव मल्होत्रा की पहचान के बारे में पूछताछ की। ध्रुव मल्होत्रा की पहचान जानने वाले कुछ लोग भी थे, जिन्होंने कहा, आप दिव्य डॉक्टर ध्रुव मल्होत्रा के बारे में नहीं जानते।
ऐसा कहा जाता है कि दिव्य डॉक्टर ध्रुव मल्होत्रा के प्रयास के बाद ही परिवार के मुखिया हु, जिन्हें एक गू ने जहर दिया था, ठीक हो पाए थे। हालांकि ये दिव्य डॉक्टर ध्रुव मल्होत्रा अपने विलक्षण चरित्र के लिए जाने जाते हैं। मैंने सुना है कि एक परिवार का मुखिया भी एक मरीज का इलाज करने के लिए अपनी आधी संपत्ति देने को तैयार था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। ये सुनकर ध्रुव मल्होत्रा जैसे किसी व्यक्ति के बारे में न जानने वाले कई मेहमानों के चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभर आए। एम्पायर पर नए अध्याय पढ़ें। किसी के भाग्य का आधा हिस्सा। गो द्वारा जहर दिए गए उन परिवार प्रमुखों में से किसी की भी कुल संपत्ति 50 अरब से कम नहीं थी। किसी की आधी संपत्ति 25 अरब होगी। 25 अरब डॉलर के बाद भी दिव्य डॉक्टर ध्रुव मल्होत्रा को कार्य करने के लिए प्रेरित करने में असमर्थ। एक क्षण के लिए सभी लोग उस दिव्य डॉक्टर ध्रुव मल्होत्रा के बारे में जानने को उत्सुक हो गए, जिनसे वे अभी तक नहीं मिले थे। विक्रम सिंह और फैमिली हेड हु के साथ ध्रुव मल्होत्रा फैमिली हेड झाओ के सामने पहुंचे। ध्रुव मल्होत्रा, तुमने मेरे शर्मा परिवार में आने की हिम्मत की, परिवार के मुखिया झाओ ने धीमी आवाज में कहा। ध्रुव मल्होत्रा ने अपनी भौहें उठाईं और उत्सुकता से जवाब दिया, आपका क्या मतलब है, परिवार के मुखिया झाओ? मैं आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के इरादे से आया था और आपने मेरा इस तरह स्वागत किया। मुझे मत बताइए कि शर्मा परिवार में मेहमानों की मेजबानी का तरीका ऐसा ही है। परिवार के मुखिया झाओ का माथा थोड़ा सिकुड़ गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि कोई चाल न चलो, अन्यथा तुम आज शर्मा परिवार को जीवित नहीं छोड़ोगे। हे फैमिली हेड झाओ, आपका माप वाकई बहुत छोटा है। ध्रुव मल्होत्रा ने हल्के से ठहाका लगाया, फिर विक्रम सिंह की ओर अपना सिर घुमाते हुए कहा, जाओ वह जन्मदिन का उपहार ले आओ जो मैंने फैमिली हेड झाओ के लिए तैयार किया है और उसे यहाँ ले आओ। ये कहते हुए विक्रम सिंह मुड़े और चले गए। परिवार के मुखिया झाओ के चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि ध्रुव मल्होत्रा इस अवसर का उपयोग उनसे सुलह करने के लिए करना चाहता हो? हंफ, तुमने मेरे बेटे के अंगों को अपंग कर दिया, सिर्फ इसलिए कि तुम चाहती हो। इसकी भरपाई करना इतना आसान नहीं होगा। परिवार के मुखिया झाओ ने ध्रुव मल्होत्रा को ठंडी निगाहों से देखा। उसके दिल में एक जानलेवा इरादा था। अध्याय 60 उपहार देना। हे ऐसा जरूरी नहीं है। क्या तुमने नहीं देखा कि उसने परिवार के मुखिया झाओ के लिए जन्मदिन का तोहफा भी तैयार किया है? शायद वह परिवार के मुखिया झाओ के साथ सुलह करने आया है। मुझे लगता है कि यह काफी संभव है। शर्मा परिवार ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि उनके पास कई परिवार प्रमुखों के गू जहर का इलाज करने का एक तरीका है। हो सकता है कि उन्होंने पहले ही ध्रुव मल्होत्रा के साथ सुलह कर ली हो और वह उनका इलाज करने के लिए कार्रवाई करेगा। प्रांगण के बाहर ध्रुव मल्होत्रा और परिवार के मुखिया झाओ को देखकर प्रांगण के अंदर मेहमानों के बीच चर्चा का माहौल बन गया। शर्मा परिवार गुस्सू शहर का एक पुराना और प्रभावशाली परिवार है। शहर से बाहर से आए ध्रुव मल्होत्रा का शर्मा परिवार के सामने सिर झुकाकर अपनी गलती स्वीकार करना कोई अजीब बात नहीं होगी। भीड़ की चर्चा सुनकर उन कुछ परिवार के मुखियाओं ने तिरस्कार प्रदर्शित किया। दिव्य डॉक्टर ये शर्मा परिवार के सामने अपनी गलती स्वीकार करते हैं, उनमें क्या गुण या योग्यताएं हैं? यहाँ तक कि शाही राजधानी में औषधि देवता संप्रदाय के मुख्यालय का प्रबंधक भी दिव्य डॉक्टर ये को मेरा स्वामी कहता है। गुस्सू शहर का ये साधारण परिवार शायद उसकी नज़र में भी नहीं आता, लेकिन वे मूर्ख नहीं थे। स्वाभाविक रूप से उन्होंने ध्रुव मल्होत्रा की पहचान उजागर नहीं की और न ही इसके कारण शर्मा परिवार को नाराज किया। आखिर ध्रुव मल्होत्रा का रुख साफ था, वह उनके भीतर के जहर का इलाज नहीं करेंगे। इसलिए वे केवल शर्मा परिवार पर ही अपनी उम्मीदें टिकाए हुए थे और स्वाभाविक रूप से इस समय उन्हें नाराज करने वाला कुछ भी नहीं करेंगे। विक्रम सिंह को एक आयताकार लकड़ी का बक्सा लेकर शर्मा परिवार के आंगन के बाहर लौटने में ज्यादा समय नहीं लगा। परिवार के मुखिया झाओ, यह मेरे पास आपके लिए जन्मदिन का उपहार है। आपका भाग्य पूर्वी समुद्रों जितना विशाल हो और आपका जीवन काल दक्षिणी पहाड़ों जितना लंबा हो। हा। ध्रुव मल्होत्रा ने अपने बगल में बैठे विक्रम सिंह की ओर देखा, फिर जोर से हंसते हुए कहा। उसकी हंसी घृणा और तिरस्कार से भरी थी। परिवार का मुखिया झाओ, जो एक बूढ़ा लोमड़ी है, निश्चित रूप से ध्रुव मल्होत्रा की हंसी में उसके स्वर को पहचान सकता था। हालांकि विक्रम सिंह द्वारा उठाया गया लकड़ी का बक्सा काफी सुंदर लग रहा था, लेकिन परिवार के मुखिया झाओ को समझ में आ गया कि बक्से के अंदर जो कुछ भी था वह शायद सुखद नहीं था। उस मामले में धन्यवाद दिव्य डॉक्टर ये। परिवार के मुखिया झाओ ने दिव्य डॉक्टर ये शब्दों पर विशेष जोर देते हुए कहा, मानो ध्रुव मल्होत्रा को चेतावनी दे रहे हों कि वह परेशानी पैदा न करें। ध्रुव मल्होत्रा ये सुनकर हंस पड़े और बोले, विक्रम सिंह, हमारे जन्मदिन का उपहार परिवार के मुखिया झाओ को दे दो। इतना कहकर विक्रम सिंह लकड़ी का बक्सा लेकर एक कदम आगे बढ़े और सीधे परिवार के मुखिया झाओ को वह विशाल बक्सा सौंप दिया। इस समय परिवार के मुखिया झाओ ने अभी तक अपने शरीर में गू कीड़ों की शक्ति को सक्रिय नहीं किया था, इसलिए वह सिर्फ एक साधारण बूढ़ा आदमी था। वह इस विशाल लकड़ी के बक्से का वजन कैसे सहन कर सकता था? आप इसे यहीं क्यों नहीं रख देते?
मैं बाद में किसी को इसे अंदर ले जाने के लिए कहूंगा, परिवार के मुखिया झाओ ने अपने सामने खड़े विक्रम सिंह से कहा। वास्तव में वह अभी भी अंदर से कुछ घबराया हुआ था। आखिरकार उसके सामने खड़ा आदमी एक वास्तविक ग्रैंड मास्टर स्तर का विशेषज्ञ था और गो को सक्रिय किए बिना वह सिर्फ एक साधारण बूढ़ा आदमी था। टकराना। विक्रम सिंह ने लकड़ी का बक्सा एक तरफ फेंका और वह एक हल्की आवाज के साथ नीचे गिरा। इतना बड़ा लकड़ी का बक्सा, इसके अंदर क्या हो सकता है? मुझे नहीं पता। अगर दिव्य डॉक्टर यी ने वाकई शर्मा परिवार के साथ सुलह कर ली है तो वह परिवार के मुखिया झाओ को उनके जन्मदिन पर जो भी उपहार देगा वह निश्चित रूप से घटिया नहीं होगा। हो सकता है कि लकड़ी के बक्से के अंदर किसी तरह की मूर्ति हो। क्या ये सिर्फ मेरी कल्पना है या इस लकड़ी के बक्से की लंबाई और आकार किसी ताबूत जैसा लगता है? क्या तुम पागल हो? किसी के 80वें जन्मदिन के जश्न के दौरान ताबूत दे रहे हो? बेहतर होगा कि तुम अपना मुंह बंद रखो। अगर दिव्य डॉक्टर ये और परिवार के मुखिया झाओ ने जो तुमने अभी कहा उसे सुन लिया तो तुम आज शर्मा परिवार को अपने पैरों पर खड़ा नहीं कर पाओगे। हर कोई हैरान और भयभीत था और ताबूत का जिक्र करने वाले व्यक्ति को ऐसे देख रहा था जैसे वह पागल हो। भीड़ की नजरों में ध्रुव मल्होत्रा ने शर्मा परिवार के साथ पहले ही समझौता कर लिया था, इसलिए उनके लिए सभी चीजों का ताबूत भेजना अकल्पनीय था। चलो अंदर जाएं। ये देखकर कि विक्रम सिंह अब परेशानी पैदा नहीं कर रहा है, परिवार के मुखिया झाओ ने भी राहत की सांस ली और ध्रुव मल्होत्रा से बात की। ध्रुव मल्होत्रा ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और विक्रम सिंह और परिवार के मुखियाहू को शर्मा परिवार के आंगन में ले गए। उन्होंने ताबूत को सार्वजनिक रूप से सामने नहीं लाया। इसका कारण ये था कि वे शर्मा परिवार के निवास में प्रवेश कर सकें और स्वयं देख सकें कि शर्मा परिवार भूविष के उपचार की विधि क्या होने का दावा करता है। ध्रुव मल्होत्रा को अंदेशा था कि शर्मा परिवार द्वारा इस समय गोविश का उपचार करने की अपनी क्षमता की सार्वजनिक घोषणा का मतलब ये हो सकता है कि उनके पीछे चुड़ैल कबीले का कोई सदस्य है। साम्राज्य पर कहानियां खोजें। चूंकि यह चुड़ैल कबीले का व्यक्ति था, इसलिए ध्रुव मल्होत्रा स्वाभाविक रूप से ये देखना चाहते थे कि विशाल पहाड़ों में अपने सिर छिपाए और अपनी पूंछ दिखाए ये छिपे हुए कीट वास्तव में कैसे दिखते हैं। दिव्य डॉक्टर ये, परिवार के मुखिया हो, आइए, यहाँ सीटें हैं, कृपया बैठ जाए। दिव्य डॉक्टर ये और परिवार प्रमुख को आंगन में प्रवेश करते देख किसी ने तुरंत उनकी मेज पर खाली सीटों की ओर इशारा किया और बोला। चूंकि ध्रुव मल्होत्रा का शर्मा परिवार के साथ पहले ही समझौता हो चुका था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह ध्रुव मल्होत्रा से संपर्क करना चाहते थे। आखिरकार ध्रुव मल्होत्रा की चिकित्सा कौशल पहले से ही गुस्सू शहर में फैल चुकी थी। हर कोई जानता था कि जिनलिंग शहर में एक ऐसा दिव्य चिकित्सक था। दिव्य डॉक्टर ये, हम कहाँ बैठेंगे? परिवार के मुखियाहू ने उस व्यक्ति को नजरअंदाज कर दिया और ध्रुव मल्होत्रा की ओर मुड़कर पूछा। ध्रुव मल्होत्रा ने वहां मौजूद सभी लोगों पर नजर डाली, फिर मुस्कुराए और कहा, चलो वहीं बैठते हैं। फिर वे तीनों उस दिशा की ओर चल पड़े जो उस व्यक्ति ने बताई थी। महाराज, वह आदमी भी आ गया है। अपनी सीट पर बैठने के बाद विक्रम सिंह अचानक ध्रुव मल्होत्रा के पास झुके और फुसफुसाए। ध्रुव मल्होत्रा ने प्रवेश द्वार की ओर देखा और पाया कि आगंतुक वर्मा परिवार की निशा वर्मा थी, जो उस समय एक लंबे कद के युवक के साथ खुशी से बाहों में बाहें डाले खड़ी थी। उनका कृत्रिम चेहरा खुशी से चमक रहा था। ध्रुव मल्होत्रा को यह देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि निशा वर्मा जिस लंबे युवक के साथ थी वह केवल 30 वर्ष का लग रहा था, फिर भी उसमें ग्रैंड मास्टर जैसी आभा झलक रही थी। इतना युवा ग्रैंड मास्टर, यहाँ तक कि उत्तरी लियांग में भी, काफी दुर्लभ था। ऐसा लग रहा था कि निशा वर्मा ने ध्रुव मल्होत्रा की निगाहें देख ली थी, इसलिए उसने भी अपना सिर उसकी ओर घुमा लिया। ज़ियाओया, तुम क्या देख रहे हो? क्या तुमने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसे तुम जानते हो? लंबे कद के युवक ने निशा वर्मा में कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए उससे पूछा। निशा वर्मा ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसे मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, बस मेरे वर्मा परिवार का निकम्मा दामाद। मुझे उसे यहाँ देखने की उम्मीद नहीं थी। ये वास्तव में दुर्भाग्य है। ओह, क्या ये वही आदमी है जिसके बारे में तुम हमेशा बात करती रही हो? वर्मा परिवार का निकम्मा दामाद। लंबे कद के युवक ने भौहें उठाईं और आगे कहा, अफवाह है कि इस आदमी ने अकेले ही जिनलिंग शहर के नंबर 1 मास्टर तियानजाई को अपंग बना दिया है। हालांकि मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं। अगर यह सच है तो मैं उसके साथ मैच खेलना चाहूंगा ताकि देख सकूं कि वह कितना ताकतवर है। ये सुनकर झाओ किंगमिंग, जो उस आदमी के पास खड़ा था, हंसा और बोला, युवा मास्टर लिन, आप इतने युवा हैं और पहले से ही ग्रैंड मास्टर क्षेत्र के शिखर पर हैं। उसकी ताकत आपकी ताकत से कैसे तुलना कर सकती है, जो कोई खास प्रसिद्धि वाला व्यक्ति नहीं है। मेरे विचार में वह तियानजाई को इसलिए हरा पाया क्योंकि तियान बूढ़ा था और उसकी शारीरिक स्थिति खराब थी, जिससे उसे स्थिति का फायदा उठाने का मौका मिल गया। यदि आप, युवा मास्टर लिन, कार्रवाई करते हैं तो मुझे डर है कि इस आदमी को खत्म करने के लिए आपको केवल एक ही कदम की आवश्यकता होगी। उसके अपने छोटे भाई को ध्रुव मल्होत्रा ने अपंग बना दिया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से झाओ किंगमिंग के दिल में ध्रुव मल्होत्रा के प्रति बहुत नफरत थी।
शर्मा परिवार के मुखिया का पद पहले से ही निर्धारित था, जो किसी और का नहीं बल्कि सबसे बड़े बेटे झाओ किंगमिंग का था। इसलिए जिन दो भाइयों को परिवार के मुखिया के पद के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करनी पड़ी, उनके बीच भी बहुत अच्छे संबंध थे। अध्याय 61 मियाओजियांग दिव्य चिकित्सक। शायद परिवार के मुखिया झाओ के बगल में दोनों व्यक्तियों का परिचय कराने के लिए शर्मा परिवार ने विशेष रूप से आंगन में एक ऊंचा मंच बनवाया था, ताकि वहां उपस्थित सभी लोग मंच पर बैठे लोगों को देख सकें। देवियों और सज्जनों, मुझे बहुत खुशी है कि आप सभी मेरे जन्मदिन के भोज में शामिल हो सके। अब मैं आपको मेरे बगल में बैठे दो गुरुओं से परिचित कराता हूं, जो मियाओजियांग के दिव्य चिकित्सक हैं। क्योंकि ये दोनों गुरु हमारे शर्मा परिवार में आए हैं, इसलिए हम ये दावा करने का साहस कर रहे हैं कि हम विभिन्न परिवारों के प्रमुखों के अंदर के गुविश को ठीक कर सकते हैं। परिवार के मुखिया झाओ ने मुस्कुराते हुए बोलते हुए दर्शकों की ओर देखा। काले लबादे में लिपटे और केवल आंखें दिखाते दो व्यक्तियों को देखकर ध्रुव मल्होत्रा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। दोनों व्यक्तियों की आभा जादू टोना संप्रदाय से अप्रभेद्य थी, वे स्पष्टतः जादू टोना संप्रदाय से थे। हालांकि अभी तक ये पता नहीं था कि वे क्या करने का इरादा रखते हैं, इसलिए ध्रुव मल्होत्रा की इस समय अभिनय करने की कोई योजना नहीं थी। वह अपनी सीट पर बैठा मंच पर तीनों लोगों को चुपचाप देख रहा था, फिर भी उसकी आंखों में खुशी की झलक थी। मियाओजियांग, जो स्वाभाविक रूप से गुविश और कीड़ों से जुड़ा हुआ है, ने सभी की रुचि जगा दी जब उन्होंने सुना कि दिव्य चिकित्सक वहीं से हैं। विशेषकर गुविश से पीड़ित परिवार के मुखिया मंच पर उपस्थित तीनों की ओर उत्सुकता से देखते रहे। जब तक वे इन दो दिव्य डॉक्टरों को कार्रवाई करने के लिए राजी कर पाते, तब तक वे जीवित रह सकते थे। परिवार के मुखिया झाओ, हम कैसे विश्वास कर सकते हैं कि वे हमारे अंदर के गुविश का इलाज कर सकते हैं? परिवार प्रमुख ली अचानक खड़े हो गए। मंच पर परिवार प्रमुख झाओ को देखकर पूछा। परिवार के मुखिया झाओ ने ऐसी स्थिति का अनुमान लगा लिया था और कुछ कदम पीछे हटते हुए वह हंस पड़े। इस बीच मियाओजियांग से दो दिव्य चिकित्सक कुछ कदम आगे बढ़े। सबकी चौकस निगाहों के सामने दोनों व्यक्तियों ने एक ही झटके में अपने काले वस्त्र उतार फेंके। काले वस्त्र उतर जाने के बाद आखिरकार सभी को पता चला कि ये दोनों आदमी कैसे दिखते थे। दो अधेड़ उम्र के पुरुष, मम्मी की तरह दुबले पतले, और यदि वे चलने फिरने में सक्षम न होते तो कई लोग सोचते कि वे बहुत समय पहले ही मर चुके हैं। उनके क्षीण शरीर रून के समान घने पैटर्न से ढके हुए थे, जो दिखने में रहस्यमय थे। यहाँ तक कि उनके चेहरे भी रून रंग से रंगे हुए थे, जिससे एक रहस्यमय आभा फैल रही थी। धिक्कार है। वह अचानक मंच के नीचे से किसी ने चौंक कर कहा। उसकी वाणी में गहरा भय भरा हुआ था। ऐसा केवल उन्हीं के साथ नहीं हुआ, उस समय वहां उपस्थित कई लोगों के चेहरे पर भी भाव बदल गए, क्योंकि दोनों व्यक्तियों की भुजाओं पर एक सांप दिखाई दिया। ये 7 रंगों वाला एक सांप था, जो दर्शकों को ज्ञात प्रजाति नहीं थी, बल्कि कुछ नई प्रजाति की तरह था। सांप बड़ा नहीं था, सिर से पूंछ तक उसकी लंबाई केवल 10 सेंटीमीटर थी, तथा वह एक वयस्क की छोटी उंगली जितना मोटा था। दोनों सांप उन पुरुषों की भुजाओं के चारों ओर लिपटे हुए थे। उनकी ठंडी सांप जैसी आंखें लगातार वहां मौजूद लोगों पर घूम रही थीं और लाल जीभें फड़क रही थीं, जिससे हर किसी की रीढ़ में सिहरन पैदा हो गई। जादू टोना संप्रदाय के 7 रंगों वाले आध्यात्मिक सांप से काफी तीखी शराब बनती है, ध्रुव मल्होत्रा ने धीरे से कहा, जब उसने मंच पर 2 लोगों को दर्शकों के सामने सांप को दिखाते हुए देखा। 7 रंगों वाला आध्यात्मिक सांप, जो जादू टोना संप्रदाय के लिए अद्वितीय है। यह अफवाह थी कि 7 रंगों वाले आध्यात्मिक सांप को पालने के लिए बड़ी संख्या में जहरीले जीवों को एक साथ इकट्ठा होना पड़ता है और फिर एक दूसरे से लड़ना पड़ता है। यदि अंत में कोई सांप बच जाता तो 1000 में एक संभावना थी कि वह अन्य प्राणियों के विष को अवशोषित कर ले और 7 रंगों वाले आध्यात्मिक सांप में परिवर्तित हो जाए। रेनबो स्पिरिट स्नेक के विष की शक्ति इतनी प्रबल थी कि इसके द्वारा आहत होने पर एक साधारण ग्रैंडमास्टर भी तुरंत मर जाता था। फिर भी ध्रुव मल्होत्रा के लिए ऐसा घातक रेनबो स्पिरिट सांप शराब बनाने के लिए मात्र एक अच्छा घटक था। अपने मालिक के शांत शब्दों को सुनकर विक्रम सिंह के चेहरे पर पुरानी यादें उभर आईं। जब वे अभी भी उत्तरी लियांग में थे, ध्रुव मल्होत्रा ने एक बार चुड़ैल कबीले के कई मनीषियों को मार डाला था और कुछ इंद्रधनुषी आत्मा सांपों को प्राप्त किया था, जिनका उपयोग शराब बनाने के लिए किया गया था। इतने वर्ष बीत जाने के बावजूद विक्रम सिंह को अभी भी उस तीखी शराब का स्वाद याद आता था। मंच पर उपस्थित 2 चुड़ैल कबीले के स्वामियों ने देखा कि भीड़ उनके इंद्रधनुषी आत्मा सांपों से भयभीत थी, इसलिए उन्होंने उन्हें वहां से हटा दिया। ये वास्तव में अजीब था। हालांकि वे विशेष रूप से बड़े नहीं थे, वे इंद्रधनुषी आत्मा सांप छोटे भी नहीं थे, फिर भी वे उन दोनों के शरीर पर गायब हो गए, पता नहीं कहाँ छिप गए। इंद्रधनुषी आत्मा सांपों के पीछे पीछे एक मकड़ी, जो लगभग हथेली के आकार की थी, उनके प्रत्येक कंधे पर रेंग रही थी। ये मकड़ियां पूरी तरह से काली थीं, सिवाय उनकी छोटी आंखों के, जो रक्त लाल थीं। ध्रुव मल्होत्रा के चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। चुड़ैलों का कबीला गू विष की कला में निपुण था। रेनबो स्पिरिट स्नेक और ये मकड़ियां दोनों ही गू जीवों के प्रकार थे। हालांकि हॉट डेवोरिंग गू के विपरीत, जिसे कई फैमिली हेड्स के अंदर रखा गया था,
ये रेनबो स्पिरिट स्नैक और स्पाइडरगू जीव थे जो लड़ सकते थे। साम्राज्य पर आपका अगला अध्याय आपका इंतजार कर रहा है। वाकई तुम दोनों महारथी हो। उस छोटे से सांप ने मेरे पूरे शरीर में सिहरन पैदा कर दी, और हालांकि यह मकड़ी उस सांप जितनी डरावनी नहीं है, लेकिन ये स्पष्ट रूप से कोई सामान्य प्राणी नहीं है। आप दोनों मियाओजियांग से हैं, जहां प्राचीन काल से गो विष की विद्या प्रचलित है। शायद आप में कई परिवार प्रमुखों के भीतर से गो विष को खत्म करने की क्षमता है। मैंने सुना है कि पहले एक परिवार का मुखिया ध्रुव मल्होत्रा की मदद के लिए अपनी आधी संपत्ति देने को तैयार था, लेकिन उसे मना कर दिया गया। मुझे आश्चर्य है कि इन दो स्वामियों की सेवाएं प्राप्त करने में कितनी बड़ी लागत आएगी। भीड़ के चेहरे आश्चर्य से रंगे हुए थे, और वे दोनों चुड़ैल कबीले के स्वामियों की प्रशंसा करते हुए रुक नहीं पा रहे थे। केवल 2 गू प्राणियों ने पहले ही सभी को वश में कर लिया था। 2 चुड़ैल कबीले के स्वामी ने अब अपना प्रदर्शन जारी नहीं रखा, जमीन से काले वस्त्र उठाए और एक बार फिर खुद को उनमें लपेट लिया। चुड़ैल कबीले के स्वामियों के तरीके ऐसे थे, वे अपने शरीर से गू को पोषित करते थे और उन्हें साथी के रूप में रखते थे। हे, अब किसी को भी 2 दिव्य डॉक्टरों की पहचान पर संदेह नहीं होना चाहिए, है ना? परिवार के मुखिया झाओ ने सही समय पर बात की। फिर उन्होंने हृदय भक्षण करने वाले गू से पीड़ित उन परिवार प्रमुखों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, सज्जनों, मेरे शर्मा परिवार ने इन 2 दिव्य डॉक्टरों को गुसू तक लाने के लिए बहुत खर्च किया है। यदि आप इन दिव्य डॉक्टरों को आमंत्रित करने में रुचि रखते हैं, तो आप पीछे के प्रांगण में जा सकते हैं और हम बैठकर इस पर चर्चा कर सकते हैं। ये सुनकर कई परिवार के मुखिया उठ खड़े हुए और शर्मा परिवार के पिछले आंगन की ओर चले गए। सज्जनों, यह मामला इतना जरूरी नहीं है, क्यों न हम जन्मदिन की दावत के बाद तक इंतजार करें और फिर चलें? परिवार के मुखिया झाओ ने हल्की हंसी के साथ कहा। परिवार के मुखिया ली ने उसकी ओर देखा, उसके चेहरे पर थोड़ी चिंता के भाव थे, जैसे उसने कहा, परिवार के मुखिया झाओ हमारी पीड़ा को नहीं समझते हैं। अगर हम इस भूविष से छुटकारा पा सकते हैं, तो हम एक पल भी देरी नहीं करना चाहते। ठीक है, चलो अब चलते हैं। गू जहर ठीक होने के बाद हम आपके जन्मदिन की दावत मना सकते हैं। परिवार के मुखिया जियाओ ने भी अपनी बात रखी। उनकी तत्परता देखकर परिवार के मुखिया झाओ के चेहरे पर मुस्कान और भी गहरी हो गई। वे जितने अधिक जरूरी होते, शर्मा परिवार उनसे उतना ही अधिक लाभ उठा सकता था। यहाँ तक कि इन महान कुलों को अपने अधीन करना भी असंभव नहीं था। यह विचार मन में रखते हुए परिवार के मुखिया झाओ ने अनायास ही शांत ध्रुव मल्होत्रा की ओर देखा। यदि ध्रुव मल्होत्रा अभिनय करने को तैयार होते तो शर्मा परिवार को इन महान वंशों पर कब्जा करने का मौका कहाँ मिलता।